जैसे कपड़ों में लपेटा गया और बाद में देखा गया कि तो डेड हो चुका ऑलमोस्ट। तो मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए जाके कुछ बच्चे बास्केट खेल रहे थे, मैं उनकी तरफ जाके खड़ा हो गया। तो मेरा आगे पैर कुछ इस तरीके से थे, थोड़ा सा हाइट पे था, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस वे में मैं खड़ा था। अब मुझे नहीं पता कि पीछे से मेरे पे अटैक होने वाला, मतलब इतना वो हथियार नहीं था कि वो अंदर चले जाएं, लेकिन उन्होंने फाड़ तो दिया था मुझे, लेकिन इंटरनल डैमेज ज़्यादा कर दिया था। उस टाइम मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मुझे इंटरनल डैमेज हो गया। तो आज हमारे साथ है हरियाणा से ललित दावड़, जिन्होंने ठान लिया है कि अब वो हमारे युवाओं को कई और नए स्तर पे लेके जाएंगे। जी हाँ, जिन्होंने ठान लिया है कि अपने स्पोर्ट्स के ज़रिए वो लोगों को एक सही दिशा दिखाएंगे। उन्होंने ये काम अपने गांव से शुरू किया है, जबकि वो एक बहुत अच्छे कोच है इंटरनेशनल लेवल पे भी। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े एथलीट्स को नहीं पकड़ा, उन्होंने उन एथलीट्स को पकड़ा जो अभी भी मिट्टी में खेल रहे हैं, यानी वो एथलीट जो फ्यूचर में जाके हमारे देश के लिए मेडल लेके आएंगे। ललित, हम ना 2 साल पहले मिले थे और मुझे अभी भी याद है कि हम उस टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम रिले मैराथन हम कर रहे थे उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया, और वो टाइम मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन आपकी जब मैंने जर्नी देखी तो मुझे लगा यार ये कैसे, मतलब एकदम से, मतलब इतना, मतलब मैं ना बहुत इंस्पायर हूँ आपसे, स्पेशली मैराथन्स के लिए, क्योंकि आप रन करते हैं मैराथन्स और अब भी आप बच्चों को भी करवा रहे हैं मैराथन्स, उनको भी ट्रेन कर रहे हैं, राइट। बट मुझे ना आपका करंटली मुझे पूछना है, लेकिन बाद में लास्ट में जाके, लेकिन मुझे पूछना है जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था या आपका बचपन कैसा रहा है, मुझे उसके बारे में जानना है, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैं सिर्फ आपके अचीवमेंट्स जानती हूँ, लेकिन आई थिंक अचीवमेंट्स जब मिलती है ना उससे पहले स्ट्रगल होता है, और वो स्ट्रगल से पहले एक मोटिवेशन होता है, और जो मोटिवेशन जहाँ से आता है वो कुछ ना कुछ अपने अंदर से जुड़ा होता है या अपने आसपास के चीज़ों से जुड़ा होता है। तो मुझे वो पूछना है आपसे कि ये कैसे हो रहा है जो आप इतना रन किए जा रहे हो, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 41 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60, 100, 150, 200, ये क्या है? ये कैसी रेस है जिसमें आप दौड़ रहे हो? अभी तक से मैं शुरुआत से लेकर अब तक की मैं भाग दौड़ में ही रहा हूँ। मेरी लाइफ ही पूरी भाग दौड़ है। सब लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते और मुझे आज मौका मिला है थोड़ा सा बताने का, तो मैं स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मेरा बचपन में जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस दुनिया में हूँ, मतलब लाइक मैं बस सांसें ले रहा हूँ या थोड़ा बहुत चल पा रहा हूँ। जब बच्चा होता है कि अपने बिल्कुल छोटा सा होता है, वो क्रोलिंग करता है, उस टाइम से इन चीज़ों की शुरुआत हो गई थी, जो मेरी लाइफ का स्ट्रगल है, जिन्होंने मुझे फिर बाद में धीरे धीरे मोटिवेशन दिया कि मेरे को पता लगा कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो जब मैं लगभग मेरे जैसे पेरेंट्स बताते हैं कि मैं जब 13 महीने का था तो मुझे करंट लग गया था, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस इतना था कि सबको लगा था कि मैं मर चुका हूँ। ओके। इस तरीके से मैं जब मैंने हाथ में ऐसे वायर पकड़ लिया था, मैं गिरा हुआ था, तो मेरे दादाजी बाहर से से उन्होंने बताया कि लड़का क्यों गिरा हुआ है नाली के अंदर, पास में नाली थी, मैं उसके अंदर गिर गया था। ओके। तो मम्मी जी मुझे उठाने के लिए दौड़ी, तो उनको करंट लगा, उनको भी ये नहीं था कि मेरे हाथ में वायर है, और बहुत सीवियर करंट लगा था क्योंकि काफ़ी देर तक वो मेरे टच में रहा था। तो मुझे जैसे कपड़ों में लपेटा गया और बाद में देखा गया कि तो डेड हो चुका ऑलमोस्ट। बट मेरे दादाजी ने ऐसे ही बोला कि इसको चाय पिला के देखो। तो जब वो चम्मच से थोड़ी चाय डाली गई मेरे मुंह के अंदर और यहाँ से थोड़ा सा हिला मैं, लाइक जो मेरी थ्रोट होता है यहाँ से थोड़ा सा मुंह किया हल्का, तब उनको रियलाइज हुआ कि मैं जिंदा हूँ अभी। और तब मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो लगभग 5-6 महीने लग गए थे मेरे हाथों की स्किन वापस आने में, लाइक बोन्स अलग दिखती थी, इस तरीके से डैमेज हो गया था मैं। बट ये कि हाँ मैं सर्वाइव कर गया था, जहाँ पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि हाँ बच पाएगा। इतना करंट लगने के बाद देर लगी, बट हाँ मैं सर्वाइव कर गया। लगभग 6 महीने लगे थे मुझे स्किन वापस आने में, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं ठीक होता गया। फिर ऐसे बीमारियाँ मैं कभी से, मतलब मेरे को इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कभी से स्टार्टिंग बचपन से हो गया था इसका। पर जब तक मैं जैसे 3rd क्लास में पहुंचा, तो मैं जैसे बड़े बच्चों को खेलते हुए देखता था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, मुझे स्टार्टिंग में क्रिकेट का बहुत शौक था। तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, 12th के बच्चे थे, मैं उनके साथ, मैं एक 3rd क्लास का स्टूडेंट, मैं उनके साथ जाके खेलता था। और मैं प्रॉपर कोई भी चीज़ ऐसे टाइम पास के लिए नहीं खेलता था। उस टाइम से मुझे प्रॉपर, जैसे बॉलर बॉलिंग करता है, हाथ घुमा के पूरी बॉल फेंकता है, लीगल बॉलिंग जो होती है वो करना, प्रॉपर बैटिंग करना। बट इन सबसे अच्छा ज़्यादा लगता था मुझे फील्डिंग करना, जिसमें दौड़ना पसंद है, डाइव मारना पसंद है, जिसमें मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट अपनी बॉडी के दम पे दे सकता हूँ। तो वो मुझे पसंद था। तो मुझे हमेशा, जो बड़े बच्चे रहते थे वो हमेशा दूर फील्डिंग पे लगाते थे, जहाँ पे गेंद ज़्यादा आती हो, जहाँ लंबा दौड़ना पड़ता हो। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी इंस्पायर करती थी। हाँ मुझे शाबाशियाँ मिलती थी बड़े बच्चों से, भाई बहुत बढ़िया, तूने इतनी दूर बोलती, तूने जाके रोक लिया फिर भी। और मैं एक्टिव भी रहता था, तो साथ साथ मैं फिर सुबह शाम जाता था अपने पास में, जैसे खेतों में जाके रनिंग करता था।
और अपनी ट्रेनिंग कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ भाग रहा हूँ, पेड़ पे लटक गया मैंने, पुलअप्स, हम देसी में उसको बीम बोल देते हैं, तो लटक के पेड़ पे लटक के वो लगा लेते थे, पुशअप्स वगैरह हो गए। शुरू में हम इनको देसी भाषा में अलग वर्ड यूज करते थे, दंड हो गया, बीम हो गई, इस तरीके से, लेकिन मैं स्टार्टिंग से करने लग गया। तो एक जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो भी बनती चलेगी, स्टेमिना दौड़ दौड़ के बनते आ गया, नॉलेज इन चीज़ों की नहीं थी, लेकिन वो ऑटोमेटिक जो मेरे अंदर है वो डेवलप होती चलेगी। प्लस खाने पीने का शौकीन हूँ बचपन से ही, और फास्ट फूड या इधर उधर का कभी खाता नहीं हूँ, तो बॉडी सही डायरेक्शन में जा रही थी। इस तरीके से रनिंग का शौक मुझे कभी से लग गया था, तेज भी दौड़ता था, स्टेमिना भी अच्छा था। ओके, बट अगेन आपने कहा है आप क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट कंटिन्यू क्यों नहीं किया? लाइक मैं 5वीं जब क्लास में था तो गांव में एक स्कूल था, वहाँ पढ़ता था। उसके बाद मैं जैसे एक CBSE का इंग्लिश मीडियम स्कूल था, क्योंकि गांव में क्या होता है कि उस टाइम लगभग मैं 2005-6 की बात है, जब मैं 6th क्लास में हुआ तो इंग्लिश मीडियम एक बहुत बड़ा वो था कि पेरेंट्स को भी लगता था अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, तो गांव के स्कूल से निकाल के अब CBSE में डाला गया इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए। ओके, वहाँ पे गया तो और भी गेमों से वास्ता हुआ थोड़ा सा कि हाँ ये गेम भी होते हैं, उससे पहले पता ही नहीं था। तो खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी मुझे इंटरेस्ट लग गया, तो इन सारे गेम्स में मैं पार्टिसिपेट करने लग गया। इवेंट्स स्कूल में होते थे, मैं लगभग सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था, तो पोजीशंस आ जाती थी, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ तो कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे तो मैं जीत ही जाऊंगा, तो वो मेरे को एक मोटिवेशन मिलता गया कि मैं जीत रहा हूँ। तो जब मेडल गले में पहनाया जाता था सबके सामने, तो एक अलग ही लेवल का वहाँ पे सुकून मिलता था और खुशी मिलती थी, और आगे मेहनत करने के लिए वहाँ से इंस्पिरेशन भी खुद से ही मिल जाती थी। तो ये सब मैं स्कूल टाइम से मेरे से स्टार्ट हो गया था। एंड रनिंग में कैसे कूदे फिर आप मैराथन्स में? क्योंकि आपने कहा कि बचपन से आप रनिंग करते थे, लेकिन मैराथन्स में क्यों? 7th क्लास में मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया, मैं कराटे खेलता था, तो मैं कराटे का अच्छा स्टूडेंट था, और लाइक मैं ऐसा खेलता था कि मेरी फाइट हमेशा बड़े बच्चों से करवाई जाती थी, जो मेरी एज के थे, मेरी कैटेगरी, उनसे नहीं। जो प्रैक्टिस सेशन होते थे वो हमेशा 12th और 11th के बच्चों से होती थी। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन हाँ मुझे बड़े से फाइट करवाई जाती थी, क्योंकि शायद मैं अच्छा खेलता था और मुझे टफ बनाने के लिए कोच मुझे प्रैक्टिस बड़ों से करवाते थे। ये सब चल रहा था साथ साथ में, इससे मेरी फिजिकली जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना वो अच्छा डेवलप हो गया था। और स्कूल टाइम में मैं जैसे 100 मीटर 200 मीटर के कंपटीशन होते थे, उनमें मैं पोजीशंस लेके आता था। तो रनिंग की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उस टाइम तक मैराथन्स की शुरुआत नहीं हुई थी। उसको वो बाद में जब मैं लाइक 10th में था तो मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हो गया। कैसा इंसिडेंट? ये मतलब लंबी कहानी है, हम इसलिए बैठे हैं आपके पास। जब मैं 10th क्लास में था तो मैं वॉलीबॉल, एक्चुअली मैं वॉलीबॉल से मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं होता, लेकिन एक स्पोर्ट्स मीट हुई थी, तो मैंने ज़बरदस्ती नाम लिखवा लिया मैं भी खेलूंगा, क्योंकि हर एक गेम में घुसने की मेरी आदत हो गई थी। और मैंने इतने खराब किए, मतलब पॉइंट इतने दिए अगली टीम को, और इतने वाहियात तरीके से मैं खेला हूँ, क्योंकि मुझे कभी बॉल को मैंने टच ही नहीं किया, अंडर हैंड कैसे खेलते हैं, फिंगर कैसे खेला जाता है वॉलीबॉल में। और मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, क्योंकि मेरे हाउस की टीम मेरी वजह से आ रही थी। ठीक है, तो बच्चों ने मुझे सुनाया कि आगे से कभी मत खेलना हमारी टीम में, ये वो, लेकिन वो बात मुझे लग गई। और मेरे एक बड़े भाई हैं, तो मैंने उनको जाके बोला भाई वॉलीबॉल क्या होता है। मैं बोला ऐसे गेम है, बॉल से खेला जाता है। मतलब मैंने आज पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बड़ा गंदा खेला मैं, टीम मेरी वजह से हारी सिर्फ। और ऐसा कोई गेम कभी आज तक हुआ नहीं जिसमें मेरी वजह से हार जाए टीम। मैं मतलब एफर्ट करता हूँ। तो घर पे हमने वॉलीबॉल की शुरुआत वहाँ पे की, तो उन्होंने सिखाया मेरे को वॉलीबॉल, और वो ऐसा हुआ कि उसके बाद मैं मेन टीम का हिस्सा बन गया थोड़े दिन बाद ही। अच्छा। जो मुझे बाहर निकालते थे वो मुझे क्लास से बुला के लेके जाते थे, हम इसको आगे खिलाएंगे। ठीक है, तो वो सब खेल रहे थे, तो कुछ बच्चे जैसे क्लास में या स्कूल में शरारती होते हैं, वो अलग तरीके से गेम को खेलते हैं, बॉल उठा के ले गए, दूर जाके खेलने लग गए। मतलब थोड़ा अपना दबदबा रहता है ना, उनका एक ग्रुप हो गया, भाई 5-7 बच्चे ग्रुप के हैं, वो जो शरीफ बच्चा होगा उसको तंग करेंगे। तो मैं किसी को कुछ फालतू बोलता नहीं था। तो जैसे 2 ग्रुप थे क्लास के, एक ग्रुप अपना वो बॉल लेके चला गया, मैं अपना ठीक है भाई लेके आएंगे तो खेल लूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैं वेट कर रहा था। तो वो ग्रुप खेल रहा, दूसरा ग्रुप वेट कर रहा था, अपनी कुछ और प्लानिंग होंगी उनकी। ठीक है, मेरे पास बॉल आ गई उनसे, तो उन्होंने आवाज मारी ललित बॉल फेंकना। दूसरा ग्रुप था वो बोलता है हमें दे दे बॉल, हमें दे दे। लेकिन अब जिनके पास से बॉल आई थी मैंने उनको उठा के वापस दे दी। और जो दूसरे ग्रुप में थे, कुछ एक लड़का मेरे पास आया, मैं मतलब हमेशा हमारी अच्छी बात होती थी, उसने आके मेरा यहाँ से गला पकड़ा और ऐसे कर दिया मेरे को उठाकर, मेरी यहाँ से टी-शर्ट फट गई। इतनी तेज कॉलर पकड़ी तो मेरा हाथ उठना लाजमी था वहां पे। मैंने उसको वहां पे थप्पड़ मार दिया, और जिस तरीके से उसने मुझसे बदतमीजी की थी तो मैंने उसको गिरा लिया वहां पे। दोस्तों ने छुड़वा दिया, बोले नहीं लड़ाई नहीं करते। तो मैंने ठीक है भाई मैं नहीं कर रहा लड़ाई, फालतू में इसने मेरे साथ पंगा किया, और मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, बात को खत्म करो।
अब मैं उसको छोड़ के चला गया, मैं अपना साइड में जाके, क्योंकि मुझे या तो गुस्सा आता नहीं या फिर बहुत ज्यादा आता है, तो मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए जाके, कुछ बच्चे बास्केट खेल रहे थे, मैं उनकी तरफ जाके खड़ा हो गया। तो मेरे आगे से पैर कुछ इस तरीके से थे, थोड़ा सा हाइट पे था हल्का सा, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस वे में मैं खड़ा था। अब मुझे नहीं पता कि पीछे से मेरे पे अटैक होने वाला है, ओके। और मुझे ये भी नहीं कि जिन्होंने मुझे छुड़वाया वही लोग मेरे पे अटैक करेंगे। तो पता नहीं 3 लोग आए, 4 आए या 2 आए। एक ने मुझे आके लाइक घुटनों पे मारा, और मैं पहले इस तरीके से खड़ा था, घुटनों मारते मैं पूरा का पूरा पीछे इम्बैलेंस हो गया, गिर गया ऑलमोस्ट। और जैसे ही गिरा, अब उनके हाथ में कुछ नुकीली चीजें थी, कुछ ने नॉर्मल पंच भी मारे, कुछ के हाथ में जैसे नुकीली चीजें थी, लाइक नुकीला पत्थर हो सकता है, चम्मच हो सकती है, कुछ हो सकता है कील वगैरह कुछ था। उन्होंने मुझे लगभग 2.5 मिनट तक न्यूट्रल मारा उस टाइम पे, और जिन लोगों ने, जिनकी वजह से मैंने उसको छोड़ा था, उन लोगों ने आके मुझे मारा। ठीक है, अब वो कहने को तो दोस्त थे, लेकिन उन्होंने मुझे मारा और किसी ने मुझे छुड़वाया भी नहीं। तब वो 2.5 मिनट के बाद जब मैं ऑलमोस्ट लाइक न्यूट्रल गिरा हुआ था, मेरे को कोई होश तो नहीं आपको था। कहाँ मारा उन्होंने? तो जो मेरा पेट, अपना एब्डोमिनल सेक्शन होता है फ्रंट एंड साइड का, ओके इसमें पूरे में हिट किया, क्योंकि स्टार्टिंग साइड से ही की थी। ओके तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है साइडों में, वहां पे मुझे बहुत हार्ड हिट हुआ था, ओके क्योंकि कुछ नुकीली चीजें थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हार्ड हिट हुआ। और मैं मैं कट वगैरह लग गए थे क्या ऐसा? ऊपर से कट लग रहे थे, लेकिन इंटरनल डैमेज ज्यादा था। ज्यादा हो गया था? मतलब इतना वो हथियार नहीं था कि वो अंदर चले जाएं, लेकिन उन्होंने फाड़ तो दिया था मुझे, लेकिन इंटरनल डैमेज ज्यादा कर दिया था। उस टाइम मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मुझे इंटरनल डैमेज हो गया है। ठीक है, 2.5 मिनट के बाद उन्होंने मुझे जैसे छोड़ दिया, मैं गिरा हुआ हूँ। टीचर ने क्लास में बच्चों को बुला लिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि बाहर कोई गिरा हुआ है, तो बच्चों ने जाके बताया कि मैम ऐसे ललित बाहर, उसके साथ कुछ बात हो गई थी, वो गिरा हुआ है बाहर। उसके बाद कुछ बच्चे मेरे को जैसे उठाने के लिए बाहर आए, तो उन्होंने मुझे उठाया और मैं बैठा। मुझे पेन ज़्यादा था, तो मैं सोचा अब क्या करूं, पेन ज़्यादा हो रहा है, सांस ही नहीं आ रही ढंग से। तो मैंने ग्राउंड में अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने ग्राउंड में साइड में जाके ना टॉयलेट करने की कोशिश की, क्योंकि पेट में दर्द इतना हो रहा था, कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था मैं। तो टॉयलेट करने की कोशिश की, तो टॉयलेट भी नहीं हुआ मुझसे ज़्यादा। ओके मतलब ऐसा लग रहा था कुछ ब्लॉकेज हो चुका है अंदर से। मैं अंदर से टेंशन इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि गुस्सा चढ़ा हुआ था। आदमी टेंशन तब लेगा जब उसको कुछ सोचने का मौका मिले, मैं सोच ही नहीं पा रहा था, गुस्सा था अंदर से। फिर मैंने हिम्मत करके क्लास में चला गया, और थोड़ा सा मैं टीचर के साथ भी थोड़ा रूडली बात की, क्योंकि किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। ठीक है, और टीचर को कोई मतलब नहीं उस टाइम तक इसके साथ क्या हुआ है, वो तो बाद में किसी ने बताया कि ललित नहीं है क्लास में, बाहर है, तब मुझे उठाया गया वहाँ से। तो उस जो लड़के उधर बैठे थे उनको भी मैंने गुस्से में फिर बोला कि अगर या मैं बच गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, इस तरीके से मैंने बोला थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम आप गुस्सा तो था ही ना, टीनेजर और हाँ, ऊपर से 10th क्लास में बच्चे में इतनी नहीं समझ होती है। तो मेरे को चोट लगी हुई, लेकिन मैं दर्द की परवाह किए बिना मैं उनको वार्न कर रहा था उस टाइम पे कि अगर मैं बच गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। ओके और मैं अपना बैग उठा के बाहर चला गया। मेरे अंकल जी वहाँ पे बस, स्कूल की बस चलाते थे। मैंने उनको जाके थोड़ा सा बताया कि मुझे चोट लगी है, मैं वो डॉक्टर के जा रहा हूँ। तो बोले ज़्यादा तो नहीं लगी? मतलब नहीं ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि मुझे खुद ही रियलाइज़ नहीं था कि मुझे ज़्यादा चोट लगी। मैं हॉस्पिटल चला गया वहाँ पे, और वहाँ जाके मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ऐसे थोड़ी बहुत चोट लगी। मैंने उनको थोड़ा बहुत ही बोला, क्योंकि मैं नॉर्मल अगर चल रहा हूँ तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो ज़्यादा उसकी परवाह नहीं करूँगा, बिल्कुल। और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो आप अकेले जा रहे हो? मैं वहाँ अकेले गया था उस टाइम तक। डॉक्टर ने मुझे कुछ पेन किलर इंजेक्शन दिए, पेन किलर का, और स्कूल वालों को फ़ोन कर दिया। तो स्कूल के चेयरमैन मुझे हमारे घर छोड़ने के लिए गए। तो बस स्टैंड के पास जाके, क्योंकि मैंने मेरी साइकिल बस स्टैंड पे खड़ी होती थी, तो 10 किलोमीटर मेरा घर था, तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर का मेरा आगे रास्ता है। मैंने उनको बोला सर मुझे यहीं उतार दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं अभी वाकिफ नहीं हूँ कि मेरे साथ हो क्या चुका है अंदर से, और मैं अपनी साइकिल लेके चल पड़ा। बैठ के साइकिल नहीं चल रही थी, मैं पैदल पैदल लेके जा रहा हूँ। एक मेरे अंकल जी आते हैं आगे से, वो ऐसे हंस के बोलते पैदल क्यों जा रहा है, ऐसे तो तू सारा दिन घुमाता रहता है साइकिल, और पैदल क्यों जा रहा है? बोले अंकल वैसे जा रहा हूँ। मैंने उनको नहीं शो किया, लेकिन स्कूल के चेयरमैन ने घर वालों को फ़ोन कर दिया था कि ऐसे ललित को थोड़ी चोट लगी हो, हमने उसको ट्रीटमेंट करवा के घर भेज दिया। घर वाले तो घबरा गए थे पहले से ही। फिर मैंने रास्ते में, मेरे साथ पेन इतना बढ़ गया क्योंकि 1.5 किलोमीटर पैदल चलना था, वो साइकिल लेके। तो साइड में खेत था, मैंने उसमें जाके टॉयलेट करने की कोशिश की, तो टॉयलेट बिल्कुल बंद हो चुका है, टॉयलेट नहीं आ रहा। फिर मैं सोचा फ्रेश हो लेता हूँ खेत में साइड में जाके, क्योंकि अब मेरे अंदर से कंडीशन ख़राब है, तो मुझे जैसा ठीक लग रहा है, ऊपर से बच्चे होते हैं तो ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं। तो साइड में खेत में गया, मैंने फ्रेश होने के लिए ट्राई किया, तो वो भी नहीं हुआ। पेन ही पेन हो रहा है मेरे को अंदर से, और ना मैं टॉयलेट कर पा रहा हूँ ना फ्रेश हो पा रहा हूँ। फिर मैं बस पता नहीं कैसे हिम्मत करके मैं घर तक चला गया,
घर जाके जैसे मम्मी सामने आए तो मम्मी को तो पता नहीं फेस पे कुछ ऐसा हो रहा था कि वो बस उनको पता लग चुका था कि इसके साथ बहुत कुछ हुआ है और वो घबराई हुई है पहले से ही। तो मम्मी बोली क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं, और मैं जाके जैसे बेड पे बैठा मैं न्यूट्रल गिर गया पीछे की तरफ। मम्मी ने कुछ गर्म मेरे लिए खाने का बनाया और फटाफट किसी ड्राइवर को फ़ोन किया कि गाड़ी लेके आओ, लड़के को चोट लगी है, कि घबरा गई थी, लेकिन पापा घर पे नहीं थे, पापा ड्यूटी पे थे। तो मम्मी फटाफट जैसे तैसे मेरे को लेके हॉस्पिटल गए। वहाँ पे तो डॉक्टर बोलता है कि पहले अल्ट्रासाउंड करा लो, पेट में चोट लगी है। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लगभग 2 घंटे में आई। पापा ड्यूटी पे से वहीं पे आ चुके थे। तो डॉक्टर ने पापा को मतलब इशारा कर दिया था कि चोट बहुत सीरियस है और आपको यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, एक बार आप भले ही दिखा लो यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में, लेकिन आपको या तो पीजीआई रोहतक जाना पड़ेगा या जयपुर जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। बाकी घर वालों को इस चीज़ के बारे में एहसास नहीं था कि चोट सीरियस है। फिर नारनौल में एक नॉर्मल हॉस्पिटल, छोटा मतलब एक हॉस्पिटल था, वहाँ गए तो बोलते हैं ये तो पुलिस केस है भाई, लड़ाई हुई है बच्चों की, आप पहले एमएलआर कटाओ। अब मौसम ख़राब था, रात के 11 बजे जाके हमारी एमएलआर कटी, वापस आए, दोपहर में 1 बजे मुझे चोट लगी थी और मेरा पेट बाहर आना स्टार्ट हो गया था, अंदर एसिड फैल रहा था, तो पेट मेरा बाहर आना स्टार्ट हो गया था। अब मेरे को अनकॉन्शियस भी था और थोड़ा सा कॉन्शियस, इस तरीके की स्टेज थी कि पुलिस वालों ने मेरे जैसे बयान होते ना, जैसे बताया एक साथ ये हुआ और आप अपने सिग्नेचर कर दो। तो मैंने अपने सिग्नेचर पता नहीं कैसे मैंने कर दिए, लेकिन मैं एक्चुअली में पूरा कॉन्शियस नहीं था। और रात के 11 बजे के आसपास टाइम था। फिर मुझे वापस नारनौल लेके जाया गया हॉस्पिटल में। अब मैं पानी की बार बार मेरे को अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही कि मेरे को प्यास लग रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से ना हीटअप हो रहा था, पेट बाहर आ चुका था, सारा एसिड फैल रहा था पेट के अंदर। तो मैं हल्का सा पानी पीता, इतना सा भी अगर मैं पी रहा हूँ 1 सिप भी, तो पूरा वॉमिट कर दे रहा हूँ बाहर में। मेरी ये स्टेज हो चुकी थी अब। और उसमें डिले डॉक्टरों की वजह से हो रहा कि पुलिस केस है, पहले वहाँ जाओ, इस वजह से। और कोई ट्रीटमेंट पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है। रात के लगभग 1-1:30 बजे का टाइम था। पापा को थोड़ा सा खाना खाने का टाइम मिला कि अभी तक तो उनको यही नहीं पता लग रहा था करें क्या, लड़के के साथ इतना हो गया। वो डॉक्टर को कह रहे कि आप कैसे सुबह तक का टाइम कर दो, रात का टाइम हमारे पास व्हीकल नहीं है, हम सुबह चले जाएंगे। क्योंकि उस टाइम हमारे फैमिली में कोई भी व्हीकल नहीं था, मतलब एक बाइक भी नहीं था हमारे पास तो उस टाइम 2010 में। तो अब कोई गाड़ी वाला भी नहीं मिल रहा है, फ़ोन भी किसी किसी के पास होता था हमारे घरों में उस टाइम पे, तो नहीं बन पा रही थी बात। तो पापा ने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि आप सुबह तक का कैसे भी ट्रीटमेंट कर दो, हम उसके बाद जयपुर लेके चले जाएंगे, लेकिन वो भी बात नहीं बन पा रही। तो रात को पापा जैसे खाना खाने लगे तो मैंने जैसे पानी के लिए फिर रिक्वेस्ट की, डॉक्टर मना कर रहे थे बार बार पानी नहीं देना इसको। मैंने जैसे 1 सिप पानी लिया तो पापा साइड में खाना खा रहे थे, मैंने वहीं पे वोमिट कर दिया, मतलब खाने के अंदर ही। मतलब मेरे को बताते हुए भी इस मतलब अंदर से ना गिल्टी फील होता है कई बार तो, कि ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, बट नहीं कंट्रोल हुआ बिल्कुल भी और मैंने वोमिट कर दिया। पापा को समझ में आ गया था अगर ललित से, मतलब मेरे को घर पे गोलू बोलते हैं, तो अगर गोलू से ये कंट्रोल नहीं होता इसका मतलब इसको डैमेज है अंदर, कुछ ना कुछ सीरियस है बहुत ज़्यादा। थोड़े बड़े पेन की तो परवाह नहीं करता है। पापा फटाफट गए पैदल भाग भूग के और एक गाड़ी वाले को पकड़ के लेके आए, क्योंकि फ़ोन था नहीं उनके पास। तो गाड़ी वाले को कहीं से दूर गए, भागे भागे गए थे रात को और गाड़ी लेके आए। सुबह 3 बजे मेरे को वहाँ से गाड़ी में लिटाया उन्होंने, क्योंकि एम्बुलेंस भी नहीं मिली हॉस्पिटल से हमें। और वो गाड़ी वाला बोला मैं जयपुर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाईवे तक आपको छोड़ दूँगा, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। तो आप इतनी इंजर्ड होने के बाद बस में गए? कोई ऑप्शन ही नहीं था ना हमारे पास। गांव मतलब 2000 मैंने इतना दुनिया को चेंज होते देखा है, कहाँ से कहाँ लोग पहुंचे। 2010 में तो कुछ था ही नहीं। घर में एक छोटा सा फ़ोन किसी किसी के पास होता था, लैंडलाइन फ़ोन होते थे उस टाइम हमारे पास तो, ठीक है। टीवी भी किसी किसी, हम दूसरों घरों में टीवी देखने जाते थे, मतलब वो फेज़ मैंने देखा है जो सुनते थे ना, और बच्चे जो आजकल सुनते हैं कि पहले टीवी नहीं था, ये नहीं था, वो मैंने तो देखा है। तो फ़ोन वोन थे नहीं, तो सारा कुछ भाग दौड़ करके बस स्टैंड पे जाना, वहाँ से गाड़ी करना, उस तरीके से काम हुआ है। तो उनने भी हमें एक पास में बहरोड एक सिटी पड़ती है, वहाँ पे छोड़ दिया कि यहाँ से अब बस मिल जाएंगे। तो मुझे वहाँ पे बस में, मैं प्राइवेट जैसे बस थी उसमें मैं वहाँ पे गया बैठ के। तो हालत ज़्यादा ख़राब होती आ रही थी। जब मैं बस में बैठा था तो मेरा पेट लाइक इतना बाहर आ चुका था और पत्थर की तरह टाइट हो चुका था, और उसमें कट से लगे हुए थे, ब्लीडिंग भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था, पेट बहुत बाहर आ चुका था और सांसें नहीं आ रही थी, इतना पेन हो रहा था अंदर से। पर मैं सहन कर रहा था कैसे भी, मैं अगर हॉस्पिटल तक पहुँच जाऊँ उसके बाद डॉक्टर देख लेगा। तो मैं हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए अपने आप से थोड़ा लड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर हम SMS हॉस्पिटल पहुँचे। अब वहाँ पे भीड़ इतनी होती है, जब गांव से बंदा जाता है ना, उसको नॉलेज नहीं होती है कहाँ पे क्या होगा, किसी से कोई पूछे तो ढंग से कोई हेल्प नहीं करता है। तो गांव वाले लोगों के साथ ही बड़ी समस्या होती है जब तक वो कोई अच्छा पढ़ा लिखा बंदा ना हो। तो पापा को तो उसी में टाइम लग गया, वहाँ से वो पर्ची कटाओ, उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, पता नहीं लग रहा कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, वो वहाँ पे है भी नहीं है। तो 1-1.5 घंटा लग गया और मेरी हालत ख़राब हुई जा रही है। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ गए हुए थे, तो वो पापा के पास चुपचाप जाते हैं धीरे से,
बोला लड़का हाथ से जा रहा है, देख ले भाई, तेरे से जो होता है कर ले, क्योंकि उनके आपस में जैसे कन्वर्सेशन हुई। तो पापा ने डॉक्यूमेंट वहीं पे फेंके, फाड़े, वहीं पे डाल दिए। बोला चल बेटा यहाँ नहीं हो पाएगा हमारा। एक रिक्शा किया और हम गए फिर वहाँ पे दुर्लभ जी हॉस्पिटल में। उसने हमें मेन हॉस्पिटल से 100 मीटर बाहर उतार दिया एंट्री पे, और वहाँ से 100 मीटर चल के जाना था। और उस टाइम मेरा वजन होता था लगभग 50 किलो, क्योंकि मैं एथलीट था, कबड्डी वगैरह सारे गेम खेलता था, तो अच्छा एथलीट था मैं। तो वहाँ से पैदल चल के जाना था, लेकिन मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी, नीली हो चुकी थी, और मेरा सिर्फ माथा गर्म था, और मेरे से चला नहीं जा रहा बिल्कुल। मैं पापा को बोल रहा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। पापा से एक्चुअली मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो मेरी तरफ फेस ही नहीं कर रहे थे, आगे होके बोल रहे थे चल गोड़ बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा रहेगा, इस तरीके से बोल रहे थे। तो मेरे चाचा ने चुपचाप आके मेरे पास बोला कि गोड़ बेटा हिम्मत मत हार, जो ये आगे चल रहा है ना तेरा बाप, ये टूट जाएगा। तो वो जो 2 वर्ड थे ना मेरे लिए, जो मैं चल भी नहीं पा रहा था, चाचा के कंधे पे मैंने हाथ रखा हुआ था, ऐसे ऐसे चल रहा था, थोड़ा थोड़ा करके रेंग रहा था लाइक मैं थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश की, और मैं बोला चाचा मैं चलूँगा 100 मीटर, कोई बात नहीं, मैं वहाँ तक चलूँगा। और मैं चल के फिर वहाँ तक गया। मतलब मेरे से बिल्कुल, मैं कोई मेरे को अगर छोड़ दे तो मैं गिर जाऊँ, लेकिन मैं चल के गया। सिर्फ वो 2 वर्ड थे जो उन्होंने मेरे पापा की तरफ मतलब मेरे को बोल के कहा ना कि वो आदमी टूट जाएगा। वहाँ से मतलब वो लगी मेरे को बात, तो मुझे हो गया कि अभी हिम्मत मत हार, थोड़ा सा और कोशिश कर। मंदिर गया तो पापा ने जैसे आधे घंटे के अंदर सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करा लिए, भीड़ ज़्यादा होती थी, और लगभग 11:30 का टाइम हो चुका था। कल मेरे को जैसे 1 बजे चोट लगी थी, बहुत टाइम बीत चुका था, ट्रीटमेंट मिला नहीं था। तो पापा सीधा डॉक्टर के पास अंदर गए कि मेरा बेटा बहुत सीरियस है, आप कैसे करके उसको पहले उसका अपॉइंटमेंट लो, बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो फिर मेरे को थोड़ा हौसला हुआ कि मेरा नंबर आ जाएगा। मैं वेट कर रहा था, मतलब लाइन में वहाँ पे बैठा बैठा, बाहर ऐसे पसरा हुआ हूँ मैं, साइड में जाके मतलब टेबल भी नहीं थी, नीचे ही पसरा हुआ था। मैं अंदर अंदर सोच रहा हूँ कैसे मेरा नंबर आ जाए और शायद मैं बच जाऊँगा, लड़ रहा था तब तक मैं खुद से। तो जैसे पापा ने आके बोला ना बेटा नंबर आ गया अपना, तो मुझे एक सुकून मिला कि मैं बच जाऊँगा, अब शायद डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर देगा और मैं बच जाऊँगा। तो मेरे चाचा और मेरे पापा मेरे को उठा के लेके गए अंदर, और अंदर बेड पे लेटाया। तो लेडी डॉक्टर थी वहाँ पे, मैं उसको अपनी दूसरी माँ मानता हूँ क्योंकि उसने मुझे दूसरा जन्म दिया है। तो जैसे उसने मेरे पेट पे जैसे हाथ फेर के देखा, पेट पूरा बाहर था, तो लाइक एक मुझे एक रिलीफ मिली। भगवान का दर्जा देता हूँ उनको कि शायद भगवान ही मेरे पेट पे हाथ फिरा रहा है। तो उसके बाद मैंने खुद को छोड़ दिया, जो है वो ये है, और अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ चीज़ें हल्का हल्का सेंस है कि जब मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर किया कि इमरजेंसी में डालो इसको जल्दी से, लड़के को, ही इज़ वेरी सीरियस। तो वहाँ तक थोड़ा सा मुझे सेंस था कि हाँ कुछ बोला गया था, और मेरे पेट पे से हाथ लगा था। और जब मैं हॉस्पिटल अंदर गया ऑपरेशन थिएटर में, थोड़ा बहुत याद है जब मेरे नाकों में नलकियाँ वगैरह डाली जा रही थी, ठीक है, और जो नलकियाँ मेरे पेट में वगैरह में जो डाली गई, थोड़ा बहुत वहाँ तक हल्का था। उसके बाद मुझे 5 दिन बाद ही मुझे पता लगा कि मैं 5 दिन से कोमा में हूँ, और मेरा ऑपरेशन हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। मैं मुझे 5 दिन बाद मैंने दुनिया देखी है। जब मेरी आंखें खुली तो लाइक फैमिली, रिलेटिव सारे, और वो मुझे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं बोल पा रहे हैं, वो इतने इमोशनल हो गए हैं सारे कि उन्होंने मुझे जिंदा देख लिया और मैंने आंखें खोल ली हैं। और लेटे लेटे बिना बोले मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं वहां पे। अभी भी मेरे से मतलब बताया नहीं जा रहा, वो मोमेंट ऐसे था मेरे लिए कि लेटे लेटे बिना बोले मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और बस ये मोमेंट थे कि मेरे हाथों को ऐसे पकड़ के मुझे हिम्मत दी जा रही थी बस कि हाँ तू कर लेगा, अगर तू बचा है तो तू कर लेगा, बस इतना मोमेंट था मेरे लिए। और 3 महीने के आसपास मैंने आईसीयू में काटा टाइम। मेरा वजन ऑपरेशन से पहले 50 किलो था, और जब 3 महीने बाद मुझे घर लेके आया गया तो मेरा वजन 27 किलो था। सर पे कोई भी बाल नहीं था, आप मेरी हड्डियाँ एक एक गिन सकते थे शरीर की। रिब्स तो मतलब ऐसे दिख रही थी कि जैसे मैं एक स्केल्टन खड़ा हूँ बस, बट हाँ जिंदा हूँ इतना, उसमें सांसें चल रही, स्केल्टन तो है बट वो जिंदा है। और इस फेज के अंदर मुझे मतलब ये इतनी ड्रिप्स लगी थी कि यहाँ से जब ड्रिप स्टार्ट की थी, और पैरों के अंगूठे से लेके 550 प्लस ड्रिप्स मुझे लगाई गई थी, और 170 के आसपास ग्लूकोज की बोतलें वगैरह। इस फेज में मुझे बहुत मतलब इन्हीं के सारे जिंदा था, क्योंकि कुछ खा पी नहीं सकता था, कुछ पचेगा भी नहीं, सब कुछ लिक्विड मेडिसिन के थ्रू ही जा रहा था। थोड़ा बहुत सूप मिलता था हल्का सा, वो भी 1-1 2-2 घूंट पकड़ के खिलाया जाता था। तो ये सब चीज़ें उस टाइम मेरे साथ हुई थी। और फिर मैं घर आया था 3 महीने बाद। कुछ दिन रेस्ट करने के बाद घर वाले बोले कि भाई पढ़ाई बिल्कुल थक चुकी है तेरी, स्कूल नहीं गया है बिल्कुल भी। तो एक दिन चल के थोड़ा होमवर्क लिया स्कूल से,
तो मैं स्कूल में गया वहाँ पे, मैं क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता था, पेट में कुछ था नहीं, डबल स्टिचेस थे अंदर बाहर, सारा इधर से कटा पड़ा हूँ, इधर से भी कटा पड़ा हूँ, और नलकियों के साथ ही मैं स्कूल में गया था, मतलब मुझे नलकियाँ लगी हुई हैं और जो मेरा वेस्ट बाहर निकलता था वो भी साथ में लेके मैं बैठा हूँ, इस कंडीशन में गया था। उसके बाद मैं जब वहाँ पे मेरे को खड़ा किया गया कि होमवर्क किसका पूरा नहीं है, और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ कि भाई मेरा पूरा नहीं है, मैं जैसे तैसे करके खड़ा हो गया और टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा खींच के वहाँ पे। उस सिचुएशन में भी? मेरे को विश्वास नहीं, और मैं न्यूट्रल गिरा वहाँ पे, मतलब मैं नहीं सोच पाया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उनको दिख नहीं रहा मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा उसके बाद? वहाँ पे बस एक लड़की मेरी फ्रेंड, मतलब हम मार्शल आर्ट साथ में करते थे, उसने मुझे आके उठाया, और मैं बस उठते ही प्रिंसिपल ऑफिस में गया कि मेरे पापा को कॉल करो। बोले क्या हुआ ललित? मैंने बोला बस कॉल कर दो, बाद में देखेंगे अब क्या हुआ है। क्योंकि मैं कभी से ना एक चीज़ के बाद मुझे गुस्सा आ जाता था। क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे साथ नहीं दिया जब आपकी हाँ, पिटाई हुई थी? नहीं स्कूल से उस मुझे टाइम कभी में, साथ नहीं हाँ, मिला मुझे, तो उस टाइम भी एक्शन लिया, और क्योंकि ये इससे फूट भी गया होगा कि उस टाइम पे भी थप्पड़ मारा इतना हाँ, होने के बाद भी। मेरे ऑपरेशन के बाद मतलब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, हर एक आपके सामने स्केलेटन खड़ा है, और पूरा मतलब एरिया को पता है कितना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था, इस तरीके से चाकू वगैरह मारे गए थे। इसी वजह से आपका काम भी, होमवर्क भी पूरा नहीं हुआ होगा। होमवर्क तो मैं 3 महीने बाद आया था, होमवर्क कहाँ से पूरा कहाँ होना था। पूरा होगा? और चलो मैं 10 दिन घर पे रेस्ट करके मैं वहाँ पे गया हूँ, तो कहाँ से पूरा होना था। मैं तो होमवर्क के लिए तो गया था कि मुझे होमवर्क दे दो, मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ ही लूंगा, बैठे बैठे लेटे लेटे थोड़ा बहुत लिख तो नहीं पाऊंगा। और मैंने बस घर वालों को फ़ोन किया, और घर वाले बस बहुत गुस्से में थे, टीचर को बहुत सुनाया, मैं भी मतलब हाथापाई भी हो जाती, शायद वो मार भी देते, बट टीचर को स्कूल वालों ने थोड़ा साइड कर लिया उस टाइम पे, और आमना सामना नहीं होने दिया एक तरीके से, क्योंकि मेरे घर वाले थोड़ा सा मतलब हैं गर्म दिमाग के हैं, मतलब पूरी फैमिली थोड़ी ऐसी है। ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि उनका एक बेटा अभी अभी जस्ट घर वापस आया जिंदगी है, मौत से लड़के आया ना, मतलब तो मौत से लड़के एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऑफ कोर्स, मतलब कोई भी होता तो शायद गुस्सा करता ही। तो मुझे घर लेके आ गए। उसके बाद कुछ दिन बाद स्कूल वाले घर पे आए मिलने के लिए, मामला थोड़ा सा शांत किया गया, बातचीत की, उन्होंने सॉरी बोला इस चीज़ के लिए, और मैंने जैसे जो प्री बोर्ड होते हैं वो फिर घर से ही बैठ के स्कूल वालों ने मेरे पास मतलब सीट वगैरह भेजी, और एक लिखने वाला बंदा भेजा कि आप बताते रहना, आप कुछ दिन पढ़ लो और एग्ज़ाम दे दो। उस टाइम स्कोर क्या किया आपने? मैं पढ़ाई में ठीक था, तो मैं थोड़ा भी पढ़ लेता था तो मेरे मार्क्स ठीक आ जाते थे। Okay. तो प्री बोर्ड में भी मेरे 80% प्लस में आ गए थे, और उसके बाद जब मेरा मेन बोर्ड एग्जाम हुआ तो मेरे 8.2 सीजी पे फिर भी आ गए थे। 2-3 महीने में मतलब पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत, तो मतलब ठीक था। मैं जो भी चीज़ करता हूँ दिल से करता हूँ, तो मैंने ये था कि मेरी 1 साल खराब ना हो, तो मैंने वो सोच के लेटे लेटे भी पढ़ाई की थी उस टाइम पे, बिना स्कूल गए, और मैं अच्छे खासे नंबरों से मतलब पास हो गया था उस टाइम पे। तो ये स्कूल की कहानी थी मेरी, तो मैं सर्वाइव कर गया था। इसी के साथ एक छोटी सी चीज़ जुड़ी हुई है, मुझे ना क्यूरियोसिटी हुई मैं कुछ चटपटा खाऊं, मैं ठीक ही नहीं हूँ। जब मैं घर आया था तो मैंने पापा को जिद की कि मुझे एक बर्गर खाना है, और पापा बोले नहीं, ये ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल नहीं खाना, डॉक्टर ने साफ मना किया कुछ भी बाहर का चटपटा या फास्ट फूड खाने से और खेलने से, कोई भी मेहनत करने से, लाइफ टाइम ना तुझे खेलना है ना फास्ट फूड खाना है। बट मैंने जिद की कि मुझे फास्ट फूड खाना है, तो पापा फालतू सब चीज़ें निकलवा के उससे नॉर्मल सा एक बर्गर मेरे लिए लेके आए, और मैंने उसका सिर्फ 1 या 2 बाइट ही लिया था, कुछ विद इन सेकेंड्स मैंने वोमिट करना स्टार्ट कर दिया, और वो भी इस तरीके का वोमिट, एक ब्लू कलर का, जिसको करने में भी आपकी आंतड़ियाँ सिकुड़ जाए, क्योंकि मेरे अंदर से सर्जरी हुई थी। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रीजन, मेरी पूरी इंटेस्टाइन क्रश हो गई थी। एक होता है कि नॉर्मल कट जाए, एक होता है क्रश होना, तो मेरे को इस तरीके की चोट थी, पूरा वो सर्जरी से ठीक हुई थी, पूरा क्रश हो चुकी थी यहाँ से। तो जैसे मैंने कुछ खाया तो शायद वो बस जाते ही वहाँ पे लगा, और मैं फिर 15 दिन के लिए फिर एडमिट रहा था। तब मैंने डिसाइड किया था कि ज़िंदगी में कभी फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि फास्ट फूड को ना खाऊं और ना किसी को सजेस्ट करूँ। मतलब एक फेज था जिसने मुझे अंदर से ही आ गया कि फास्ट फूड तो फायदा करता ही नहीं है, जिसकी एक बाइट जाके इतना नुकसान कर सकती है, तो जब ज़्यादा खाएंगे तो एट द एंड कभी ना कभी तो नुकसान करेगा ना, उसका फायदा क्या है, कभी कभार के लिए ठीक है लेकिन नुकसान तो करेगा वो। बिल्कुल। तो वहाँ से मेरा फास्ट फूड बिल्कुल हमेशा के लिए मैंने छोड़ दिया था। इतनी मेजर इंजरी के बाद आपका मतलब ऑब्वियसली एक ना वो होता है, सेल्फ एक कॉन्फिडेंस होता है, और एक ऐसा होता है जैसे आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा स्पोर्टी रह चुके हैं उससे पहले, इंसिडेंट के पहले। चेंज क्या आया उसके बाद, इस इंजरी के बाद? मुझे चैलेंज कभी से पसंद थे, और मुझे वो चीज़ बहुत पसंद थी जिसका मुझे करने का मन करता हो,
और मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, चाहे वो कोई भी गेम हो, मैं सभी को मतलब मन से खेलता था। और अब डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आपको लाइफ टाइम स्पोर्ट्स नहीं करना, आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, स्पोर्ट्स से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको कभी भी दोबारा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन सर्जरी हुई है, वो डैमेज्ड थी पूरी, तो आपको अब स्पोर्ट्स से दूर रहना है। तो साथ साथ में कोर्ट केसेस भी चल रहा था हमारा, तो वहाँ भी जाना होता था, वहाँ पे 1-2 बार डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, बाद में मैं मिलने भी जाता था। तो बार बार उनका यही होता था, मेरे पेरेंट्स को समझाते वो कि बस इसको स्पोर्ट्स से दूर रखना, ये इंजरी, ये जो भी सर्जरी हुई है ये दिक्कत कर सकती है इसको, अभी इसकी इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, तो बस ये जी लेगा, लेकिन इसको प्रॉपर रनिंग वगैरह से तो बिल्कुल ही अब इसको दूर रखना, कराटे वगैरह से। तो मैं क्या कहूँ, मैं छोटा था उस टाइम पे, सुन के ठीक है, सुन तो लिया, लेकिन वो बात मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे। और लगभग 13-14 महीने का बेड रेस्ट करने के बाद मैंने, जब मैं 11th के मिड में था, हुआ क्या कि अब मेरा मन होता है मैं घर से बाहर थोड़ा जाऊं, बिल्कुल गंजा हो गया था मैं, बाल थे नहीं सर पे, बिल्कुल पतला सा एक होता है सूखा सा लड़का बिल्कुल। मैं जाता था तो घर वालों में बोलता थोड़ी देर घूम के आऊँगा, थोड़ा पैदल चलने लग गया था मैं। तो मैं जाता था जहाँ पे बच्चे खेलते थे, वहाँ पे 300 मीटर के आसपास का ट्रैक था। तो शुरुआत में कुछ दिन मैं वॉक किया, फिर मेरा मन किया कि क्योंकि अब रनर तो मैं हूँ थोड़ा सा, कि रनिंग कभी से थोड़ी बहुत करता था, तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ा दौड़ूं। तो जिस दिन मैंने पहले दिन थोड़ा सा 100 मीटर जॉगिंग करने की कोशिश की और मुझे दर्द हो गया, तो मुझे तुरंत डॉक्टर की बात याद आई, डॉक्टर ने ठीक कहा था। मैं दर्द हुआ, थोड़ी देर बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद आराम मिल गया, मैं घर आ गया। अगले दिन मैं गया तो मैं सिर्फ वॉक करके आ गया, ठीक था वॉक में। 2 दिन बाद फिर मेरे को चुल हुई कि मैं नहीं करूँगा, और मैंने फिर जाके 1 राउंड लगाने की कोशिश की 400 मीटर, और मुझे दर्द ज़्यादा हो गया। और दर्द तो मैं जैसे तैसे सहन करके बैठ गया, थोड़ा रोया भी मैं कि मेरे को दर्द हो रहा है। अब बताऊं किसको कि मेरे और खुद की गलती से दर्द हो रहा है, कि डॉक्टर ने तो मना किया है, अब घर वालों को भी नहीं कह सकता मुझे दर्द हो रहा है। रात को भी दर्द था, मैं चुपचाप आके सो गया, लेकिन घर वालों को किसी ने जिक्र कर दिया कि ये वहाँ पे जाता है खेलने के लिए। तो घर वाले बस मेरे पे फिर गुस्सा हो गए कि तेरे को समझा दिया है, मुश्किल से बचा है तो खेलना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं खेलूँगा। 2-3 दिन मैं घर पे रहा, फिर मेरे से नहीं रुका गया। तो मैंने घर वालों को ऐसे प्रॉमिस किया कि मैं खेलूंगा नहीं, मैं सिर्फ देखने जाऊंगा, थोड़ा मन खुश हो जाएगा मेरा, काफ़ी टाइम हो गया मैं घर पे रहता हूँ। तो बोले ठीक है, खेलियो मत। मैं कहाँ अंदर, वहाँ जाते ही सोचता हूँ थोड़ा जॉगिंग कर लेता हूँ, फिर 1 राउंड लगाने की कोशिश की, अब दर्द थोड़ा कम हुआ मुझे, तो वो मेरे वहाँ पे थोड़ा सा हौसला बढ़ ये गया। प्लस पॉइंट था आपके लिए। हाँ, कि 3-4 दिन फेल होने के बाद जब मैं चौथी बार गया तो थोड़ा सा दर्द कम हुआ। ओके। तो मुझे ये हुआ कि आज दर्द कम है। अगले दिन थोड़ा फिर मैंने कम किया, तो मैं 5-7 दिन मैंने ऐसे निकाले। थोड़ा दर्द होता है, लेकिन मैं सहन करने की आदत कर रहा खुद को, क्योंकि दर्द नॉर्मल लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन मुझे था कि नहीं, मेरे को करना तो है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं अब स्पोर्ट्स वाला बंदा हूँ, तो रुक के नहीं रह सकता हूँ मैं बिल्कुल भी, और वो मेरे से रहा भी नहीं जाएगा। और जैसा मैं आपको देख रही हूँ कि आपका नेचर ही ऐसा है कि आपको जिस चैलेंज को आपको मना किया गया है, आपको वही एक्सेप्ट करना है। हाँ, जो जहाँ पे ये कहा जाए ना कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ कि लाइक एक्सेप्ट इन द सेंस कि कैसे नहीं हो पाएगी, और बिना कोशिश किए नहीं हो पाएगी ये तो मुझे मंजूर नहीं है, कि उस स्टेज तक तो कोशिश करूंगा जहां तक उस पर असंभव लिखा हुआ था, मैं वहां तक जाऊं एक बार, कि किसके बाद असंभव है ये चीज़, वहां तक तो जाऊं एक बार। तो बस वो उस टाइम से ही है मेरे नेचर के अंदर वो चीज़ ना। तो मुझे दर्द हुआ, फिर मैं आके बैठ गया, मैं ये लगभग 1 महीने के आसपास ये प्रोसेस चलता रहा, मैं घर वालों से छुपाता रहा, तो मुझे पता अगर जरा सा भी शो किया मुझे पेन है तो मेरा खेलना बंद। फिर एक कोई मैराथन होनी थी हमारे एरिया में, तो है तो कोई पॉलिटिकल वो, मतलब मैराथन किसी ने करवानी थी ऐसे पॉलिटिकल इवेंट में। तो मेरे एक दोस्त है, वो मेरे को बोलता है कि ऐसे ऐसे मैराथन हो रही है, मैं रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ। पता नहीं क्या दिमाग में आया, मेरे से 400 मीटर दौड़ा ना जाता, और मैं उसको बोल देता हूँ कि मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दियो। हाफ मैराथन थी, 21 किलोमीटर की थी। वो मेरे पे 21 किलोमीटर। हाँ जी, और वो मेरे पे हंसा मैं खुद हंस रही हूँ वहाँ पे अभी। कि तू पागल हो गया है। वो मेरे को ऐसे बोलता है कि तेरे से एक चक्कर ना लगता ग्राउंड कर, तू जाके 21 किलोमीटर करेगा। मैं बोला यार अभी 2 महीने हैं उसमें, और रजिस्ट्रेशन करा दे, होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। बोला भाई ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा मैं। उसने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब जो बड़े बच्चे थे वो गांव के बाहर जैसे हाईवे पे प्रैक्टिस करने जाते थे। अब मुझे ये था कि यहाँ पे अगर ग्राउंड घर के पास है, यहाँ करूंगा ना तो घर वाले नहीं करने देंगे, क्यों ना घूमने के बहाने में इनके साथ सुबह जाऊँ वहाँ पे डेली। तो मैं घर वालों को बोलता हूँ, मैंने जाके बोला कि वो जाते हैं वहाँ पे लड़के खेलने के लिए सुबह, और मैं उनके साथ घूमने जाया करूँगा, मेरा मन खुश हो जाएगा वहाँ जाऊँगा तो मैं। ऐसे मैंने मतलब भोले भोलेपन में कहा कि मैं वहाँ पे मेरे जाऊँगा तो मन खुश होगा। इमोशनली हाँ आप यूज कर रहे हैं। हाँ। तो घर वालों लगा यार
लड़का चलो सुबह सुबह घूम के आएगा, अच्छी बात है। सुबह उठ जाता है मैं 3:30-4 बजे उनके साथ, सर्दियों में भी, और वहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा रन करने की कोशिश करता, और बीच में दर्द भी हो जाता तो मैं उनको भी नहीं बताता दर्द हो रहा है मेरे को, क्योंकि उनको बताऊंगा घर बताएंगे आके कि इसको मना कर दो, ये अभी इसका ऑपरेशन हुआ है। घर वालों को फिर पता लग गई बात, तो उन्होंने मुझे मना किया। 2-3 दिन फिर मैं वही ड्रामे कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, फिर स्टार्ट कर दिया। अब घर वालों को फिर पता लग गया ये नहीं मान रहा है, और मैं लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर दौड़ने लग गया 3 दिन में। मैं धीरे दौड़ता था लेकिन मैं दौड़ना शुरू हो चुका था कि हाँ इतना मैं करने लग गया। घर वाले बोले भाई नहीं मानना तो नहीं मान, पर अब कम से कम डाइट अच्छी लेने लग जा, तो इतना ही नहीं है अंदर से कि तेरे को मैं धक्का मारूँ तो तू खड़ा तो हो जाएगा। तो मेरी डाइट घर वालों ने कर दी बढ़िया, दिन का 3-3.5 लीटर दूध मेरा अकेले का हो गया। अब तो घर पे भैंस हमेशा रहती थी हमारे, तो 1.5-2 लीटर दूध सुबह, 1.5-2 लीटर शाम को, दिन में दही लस्सी वगैरह। तो अब बॉडी हील करना स्टार्ट कर गई उस डाइट से, अच्छा ही हुआ। बाकी फ्रूट्स वगैरह तो मेरे लगातार चल ही रहे थे। तो मुझे भी नहीं पता लगा कब मैं 2 से 5 किलोमीटर पे पहुंचा धीरे धीरे उस दर्द को सहन करते करते। और उस 2 महीने के पीरियड के अंदर मई के महीने में मतलब दोपहर में वो रेस स्टार्ट हुई थी, दोपहर में 11:30 बजे पहली कोई ऐसी मैराथन देखी मैंने जो दोपहर में स्टार्ट हुई हो, और वो भी मई के महीने में। पॉलिटिक्स था ना। हाँ पॉलिटिक्स था ना, तो इन चीज़ों से तो आजकल बहुत वास्ता भी रहता है। तो गया वहाँ पे करने, लगभग 1700 वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, मतलब इतने तो वहाँ पे प्रेजेंट थे लोग 1700 के आसपास। अच्छा। हाँ, और रोड पे वो रेस थी, मेरे गांव के भी 1-2 लड़के गए थे। मैंने दौड़ना स्टार्ट किया और मुझे ये नहीं लगा कि मैं थक रहा हूँ, वो पता नहीं किस बात की जिद थी कि उस गर्मी में भी मैंने वो रेस फिनिश की। और टॉप 50 जो बच्चे थे ना ओपन वाले, मैं उस टाइम 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, और जो बड़े बड़े जो रनिंग की भी तैयारी करते हैं वो सब थे, और मैंने वहाँ पे जाके उस रेस को टॉप 50 में फिनिश किया। टॉप 50 मेरे लिए मैटर नहीं करता था, लेकिन वो रेस फिनिश कर दी मैंने, हाफ मैराथन उस स्टेज से, मुझे भी नहीं था। बहुत बड़ी बात है, एंड आपके लिए शायद मैटर नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा बंदा जो 1 साल पहले पूरा कंप्लीटली बेड रेस्ट पे था, जिसे डॉक्टर ने मना कर दिया कि स्पोर्ट्स कभी नहीं खेल सकता, स्पेशली रनिंग एंड कराटे, एंड आप रनिंग ही कर रहे हो फिर, एंड उसमें आप 1700 लोगों में से मतलब 50 लोगों के, मतलब अब मेरे लिए मतलब सोचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप 50 लोगों में आ गए हो, इतने सारे लोगों में से निकल के। इट्स अमेजिंग। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था वो एक बहुत बड़ा, कि अब आपको तो ऐसा लग गया होगा कि ये मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? आ गया था ये मेरे अंदर से कि नहीं छोड़ूंगा, आ गया था मेरे अंदर से। फिर उसके बाद मुझे अब वेट था कि स्कूल में एथलेटिक मीट होने वाली है, अंदर ही अंदर से, किसी को शो नहीं कर रहा था लेकिन अंदर से आ गया था। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मैंने अपनी कंटिन्यू रखी। जैसे एथलेटिक मीट आई मैंने उसमें देखा कि लंबी रेस कौन सी है वहाँ पे, तो 2000 मीटर की वहाँ पे लंबी रेस थी स्कूल में। और मोस्टली उसमें जो 12th क्लास के बच्चे हमारा जैसे एरिया में आर्मी की तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, तो वो बच्चे होते हैं। मैं जाके लाइन पे खड़ा हुआ, जैसे ही मैं लाइन पे खड़ा हुआ तो चेयरमैन साहब ने रेस रुकवा दी, स्कूल के जो चेयरमैन थे, माइक में अनाउंस करके कि रेस को रोको 2 मिनट। वो आए दौड़ के मेरे पास फटाफट करके कि भाई पागल तो नहीं हो गया तू, ठीक है दिमाग तो ठीक है तेरा, अभी तेरा ऑपरेशन हुआ है, तू रेस कर रहा है, डॉक्टर ने तेरे को मना किया ना साहब। बोले सर मना किया बट मैं करूँगा रेस। बोले कैसे करेगा? बोले सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने उनको मतलब इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं करता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। घर वालों को फ़ोन किया उन्होंने कि आपका बेटा मान नहीं रहा है और ऐसे ऐसे रेस करने की जिद कर रहा है। तो वो बोले कि मानता तुम्हारी भी नहीं है अभी इसका मन है तो करेगा इसको, और थोड़ा बहुत ही कर ही रहा है, अभी इसने रेस भी करके आए। और उस रेस में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब लास्ट राउंड तक मैं फर्स्ट लीड ही कर रहा था। वो भी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मैं लीड कर रहा हूँ उस रेस को, जो भी आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे उनमें। और लास्ट के 20 मीटर मेरे से पुश नहीं हुआ, और वो लड़का मेरे को हल्का सा जैसे 2-3 मीटर के डिफरेंस से गैप देकर मैं सेकंड हो गया उस रेस में। और बाकी रेस थे उनमें भी ऐसे 2nd-3rd पोजीशंस मेरी आई, तो कॉन्फिडेंस बहुत आया। भले ही वहाँ पे मैं सेकंड आया, लेकिन जो वहाँ पे मुझे अप्रिशिएट किया लोगों ने कि कहाँ से कहाँ आकर ये बच्चा फिनिश कर रहा है, पोजीशन लेके आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो वो जो अप्रिशिएशन है ना, मुझे हमेशा से मोटिवेट करती है कि ललित तूने बढ़िया किया, तू वास्तव में जिद्दी है। जब वो जिद्दी वर्ड आता है ना, तो अंदर से किक मिलती है एक बढ़िया वाली, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो चीज़ हुई मेरे साथ। बस वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जैसे 12th में थोड़ा बहुत मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने लग गया था, वॉलीबॉल सीख लिया था, थोड़ा सा हर एक गेम में उलझा रहता था कभी से। तो वॉलीबॉल टीम का मैं एक ऐसा खिलाड़ी बन गया था कि जब 12th वाले बच्चे खेलते थे तो क्लास के पीछे जाके आवाज़ मारते कि मैच लगा हुआ है आजा, क्योंकि मैं टीम का मेन सेटर रहता था।
तो उनके मैच लगते तो मुझे बुला के लेके जाते थे। मैंने आपके एक दोस्त से सुना था कि आप आपके घर वालों ने 12th के बाद कह दिया था कि अब तो बिल्कुल नहीं खेलेगा, हो गया जितनी मस्ती होनी थी, अब तो सीरियस रहेगा और तुझे इंजीनियरिंग करवाएंगे, क्योंकि आपकी ही मतलब जो भी रिश्तेदारी में कोई इंजीनियरिंग करते थे, बहुत अच्छा इनकम कमा रहे थे इसमें, मंथली पैकेज उनका अच्छा था, तो उसको देख के आपके पेरेंट्स ने बोला कि आपको इंजीनियरिंग करवाएंगे, राइट? पर आपको था कि आपको इंजीनियरिंग करनी है लेकिन उसके साथ स्पोर्ट्स भी करना है, इसलिए आपने अपने गांव के स्कूल या जो कॉलेज था आपके यहाँ पे, वहाँ आपने स्टडी नहीं की, वहाँ से आपने स्टेप आउट किया एंड आप कुरुक्षेत्र आ गए। मेरे को ये था कि मैं कहीं स्पोर्ट्स एकेडमी में चला जाऊं Okay. और मैं अपने स्पोर्ट्स करियर को ही परस्यू करूँ आगे, हम्म, बट कोई रास्ता ही नहीं, ना कोई बताने वाला था। okay. अब जो हमारे ताऊजी के लड़के हैं जो, और जो हमारे आसपास में जो इंजीनियर हैं, अब घर वालों को तो वही देखते हैं, दिखता है ना कि वो 1.5-2 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, तो ऊपर से नॉन मेडिकल से पढ़ा है, तो अब इसके लिए तो इंजीनियरिंग बेस्ट है, ये भी कमाएगा 4 साल बाद, बड़े बड़े पैसे लेके आएगा यहाँ पे। Okay. तो बोलते नहीं इंजीनियरिंग ही बढ़िया है। और मुझे ये था कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ करूँ, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं था कि आप स्पोर्ट्स में भी तो एजुकेशन ले सकते हो, कुछ नहीं पता था। तो फिर अब उसके पास ऑप्शन क्या था, आसपास के कॉलेज मुझे दिखाए गए, मैं जाऊं साथ में और मना करके आ जाऊं, नहीं अच्छा नहीं है कॉलेज, मुझे नहीं पसंद आया, जानबूझ के? कुछ जानबूझ के, कुछ ये था कि मुझे बाहर जाना है, कि बाहर जाऊंगा तो कुछ लोगों से मिलूंगा तो कुछ ना कुछ गेम में भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन अपने एरिया में तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे एरिया में स्पोर्ट्स का कोई कुछ जानता ही नहीं है, बस आर्मी से ऊपर कुछ है ही नहीं, +2 किया आर्मी में लग जाओ, बात खत्म। कोई इकलौता है, कोई एक आध खिलाड़ी जो बाहर कहीं चला गया, एक्सेप्शनल कोई खिलाड़ी वो चला गया तो चला गया, अदरवाइज जो हमारा जो अहिरवाल क्षेत्र साउथ हरियाणा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं है, ना कोई आपने गाइड। दी आर्मी की भर्ती? हाँ मैंने दिया, फिर मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया था, मेरे को आर्मी ऑफिसर ने मना कर दिया क्योंकि मैं शॉर्ट्स में गया था और वो मेरे पेट जैसे कटा हुआ है सारा साइडों से, तो उसने देख के बोला क्यों पागल हो रहा है तू, बोला मेडिकल में वैसे ही बाहर हो जाएगा तो रहने दे। तो मैंने उनको ऐसे बोला सर कोई बात नहीं, फिजिकल तो करके देखें, मेडिकल की बाद में देखेंगे। तो मैंने उनके जो टॉप के 6-7 बच्चे उन्होंने लेने थे जो 5 मिनट से कम में आने थे, तो मैं कर गया था वहाँ पे क्वालिफाई आराम से, फिर मेडिकल आउट हो गया था बाद में। बट मुझे जिद थी कि एक आर्मी की यूनिफॉर्म होना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी, और वो नहीं हो पाई। बट नहीं हो पाई तो फिर कुछ चीज़ें मैंने उससे रिलेटेड जो एक जिद होती है ना, फिर मैं उस चीज़ों के साथ लगा रहा हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स में तो रहना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे मैं ये कह सकूँ कि हाँ मैं कुछ बड़ा करूँगा, ठीक है, चाहे वो बड़ी रेस हो या कोई इस तरीके की बड़ी चीज़ जिससे मैं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकूँ, जिसको लोग ये कहें कि ये करना इम्पॉसिबल है लेकिन मैं करूँ। तो अब आर्मी की जो मैंने बहुत सालों तक ट्राई किया कुछ ना कुछ करते करते, लेकिन वो शायद डेस्टिनी में नहीं है कि आर्मी की वर्दी मुझे मिले। अभी भी मन में होता है कि कोई मौका मिला तो मैं जाऊँगा, लेकिन फिर आता है कि शायद मैं मेडिकली क्लियर नहीं हो पाऊँगा, तो मे भी उस चीज़ के पीछे फिर उसका एक अदर ऑप्शन भी तो हो सकता है, उसमें लगे रहे। तो जो आप कॉलेज वाली बात कर रहे थे, तो मैं उस वजह से फिर बाहर चला गया कि मुझे बाहर पढ़ना है। तो ऐसे ही घूमते घूमते फिर मैं कुरुक्षेत्र वहाँ पे गया, तो एक कॉलेज था वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ में, और वहाँ पे कुछ अच्छे सीनियर्स थे जिनसे मेरा वास्ता पड़ा, और बड़े भाई सगे भाई जैसे आज भी मतलब उतना ही उनका साथ मिलता है मुझे। मेरे साथ के भी जो लोग थे ना, वो भी शायद आज मेरे साथ नहीं है उतने, मतलब बोलचाल हो जाती है, आपस में मिल लेते हैं कभी कभार, लेकिन जो एक बॉन्डिंग उनके मेरे सुपर सीनियर्स थे, मतलब 4 साल का तो एज गैप है हमारा उनका, लेकिन उन्होंने जो एक छोटे भाई की तरह मुझे पकड़ के जो मेरे को गाइड किया, जो साथ में मेरे को हौसला दिया, उस कॉलेज की इतनी बड़ी भीड़ में मुझे पकड़ के अलग कर लिया कि तुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि वो मेरी एक हम्बलनेस, पोलाइटनेस जो उनके सामने थी ना, कि वो खेल रहे हैं, मैं जाके वेट कर रहा हूँ, और उन्होंने खुद आगे से पूछा, हाँ लड़के तेरे को खेलना है क्या, कल से 5 बजे आ जाया कर, पूरा सीनियर्स वाले टोन में। तो मैंने बोला हाँ जी भैया कल से आऊँगा, और जाना स्टार्ट किया। डेली 5 बजे से पहले जाके वहाँ पे वार्म अप करके रेडी मिलता मैं। तो उन्होंने देखा बड़ा डिसिप्लिन वाला लड़का है, तो नहीं आते हैं जूनियर बड़ी बकवास करते रहे तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो कुछ दिन बाद कोच भी ऑब्जर्व करने लग गया, जो उनका बास्केटबॉल का कोच था। अब मेरे अंदर वो एक जो स्टेमिना था ना, वो एक एडवांटेज था कि कोच वर्कआउट कराता और मैं थकता नहीं। तो कोच मेरे को आते ही बोल देता चल भाई ललित रनिंग करें, इनके साथ साथ सारे रनिंग करेंगे। तो अब सीनियर्स की लग जाती है वहाँ पे क्लास अच्छी वाली, क्योंकि उस रनिंग को जो बास्केटबॉल प्लेयर वो थोड़ा अवॉइड ही करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि गेम पे फोकस करते हैं, तो रनिंग को कम करने की कोशिश करते हैं। अब मेरी वजह से उनकी ज़्यादा होती, तो उनके मुँह से ऐसे ही उस टाइम मूवी आई थी मिल्खा सिंह मूवी, तो मेरे लिए बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन का सोर्स है मिल्खा सिंह जी हमेशा से। तो वो एक मूवी भी बहुत बड़ा एक टर्निंग फैक्टर रही। उस टाइम मूवी का आना था और मेरा कॉलेज में जाना था, और उन लोगों के साथ जब मैं करने लगा तो थोड़ा लंबा दौड़ता था।
कहा तो उन्होंने मजाक में था, ओ मिल्खा सिंह थोड़ा ज्यादा मत करा कर, कम करा कर थोड़ा सा, तेरे वजह से हमारा हो जाता है फिर। तो उन्होंने ऐसे मिल्खा सिंह बोलना हुआ और लोगों ने साथ साथ में मेरे को बस आपका नाम मिल गया। नाम मिल गया वहाँ पे। सारे कभी मैं जैसे लेट हो गया कभी एक आध मिनट, वो होता नहीं था, लेकिन फिर भी कोई बात होती, बोला उस मिल्खा सिंह को बुला लो, मतलब इस तरीके से पूरे कॉलेज में मेरे को मिल्खा सिंह बुलाने लग गए। ऐसा हुआ कि 1 साल के बाद मेरा जो असली नाम था वो लोगों को याद नहीं रहा, आपको मिल्खा के नाम से जाना लगा? पूरा कॉलेज, यहाँ तक कि मेरे जो टीचर्स प्रिंसिपल थे सब, ठीक है सब। और मैं जैसे नाम पढ़ा तो एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ, यार ये तो बहुत बड़ी एक नाम है, मोटिवेशन है। बिल्कुल। और इसकी मैं मतलब कम से कम मेरी मेहनत की वजह से तो बेइज्जती नहीं होने दूंगा, इतनी तो मेहनत करूंगा कि एक इस नाम के साथ जस्टिस तो हो, कि अगर इस नाम को मेरे से लेके बोला जा रहा है तो वो दिखना तो चाहिए कम से कम। बस मैंने मेहनत डबल कर दी, और वो मूवी में देखा था कि टायर लेके दौड़ते हैं मिल्खा सिंह जी, बस जुनून सर पे था, तो टायर आपने वगैरह start कर लेके दिया। दोपहर में रात को। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं किसी बात से गुस्सा था, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, और वो मतलब मेरा दोस्त होने के नाते मैंने उसको कुछ कहा नहीं, तो मुझे वो बात हर्ट हुई, और मैंने रात को 90 किलोमीटर वहाँ पे एक दिन साइकिलिंग करी, रात को 400 मीटर के ट्रैक में। तो मेरे दोस्त जो सीनियर थे उन्होंने मुझे रुक नहीं रहा था मैं, तो चलती साइकिल में मुझे पकड़ के उठा ही लिया, तगड़े थे सारे ना, और मैं हल्का सा था, ऐसा मेरे साथ हुआ। ऐसे ही एक बार हुआ था, तो मैं 60 किलोमीटर रनिंग कर गया, ओके, मतलब कॉलेज टाइम में? हाँ, चक्कर लगाए जा रहा हूँ, दोपहर में शुरू किया, रात को बच्चे लाइब्रेरी से आ रहे हैं और मैं भागे जा रहा हूँ इस तरीके से। क्या बात। और कुछ नहीं पता है क्यों कर रहा हूँ, क्यों बस कर गुस्सा चढ़ा हुआ, उस गुस्से को निकालने के लिए खुद को पनिश कर रहा हूँ बस, ओह, ठीक ओके। है, बस इतना कि मैं अपना गुस्सा किसी दूसरे पे कभी नहीं निकालता, खुद को कर लेता हूँ पनिश जितना करना है, जितना भी होता है, बट दूसरों पे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चीज कोई दूसरा सहन नहीं कर पाएगा। ज्यादा आता है मुझे, कई बार कभी कभार आता है, वो आता नहीं नॉर्मली। ये चीज हुई मेरे साथ। आपकी ना एक वीडियो यूट्यूब में है, आप जिसमें स्टंट कर रहे हो, आई थिंक आपकी बहुत बड़ी टीम है, कम से कम 40+ लोग हैं आपके अराउंड साथ। 60 है। हाँ, तो वो क्या है वो स्टंट? मैं जरूर शेयर करूंगी स्क्रीन पे, एंड पर मुझे पूछना है ये क्या है? मेरे को बहुत सारी चीजों का शौक लगा कॉलेज में जाके, खेल ही रहा था मैं साथ में, थिएटर का भी शौक लगा। ओके। एक प्रमोद भाई हैं, बड़े भाई हैं, सगे से भी बढ़ के हैं, ओके। हमेशा से उनका साथ मिला है, जो और मेरे 3-4 भाई हैं, सारों का एक ही ग्रुप था, इनकी मजाक मस्ती कभी खत्म ही नहीं हुई। बिल्कुल। और जो प्रमोद भाई हैं वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट बहुत बढ़िया रहे, तो उनकी वजह से मैं बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट से भी मिल पाया, और स्टेज पे जाने का मौका मिला, और उसकी वजह से मैंने खुद को एक अलग तरीके से डेवलप भी किया, एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट हुआ कि मैं स्टेज भी संभाल सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, अपने आप को प्रेजेंट करना भी आया वहां से। तो वो थिएटर जब शुरू किया तो स्टार्टिंग में तो मैंने उनके साथ मिलके छोटा सा, जैसे कुछ 1-2 प्ले थे उनमें परफॉर्म कर लिया, नुक्कड़ की है आपने? थोड़ा किया है, ठीक है, तो उनकी टीम के साथ जाता था तब करने का मौका मिलता था। तो वही कई बार कॉलेज में भी थीम लेके आ जाते थे, तो बोलते थे कि इस कॉलेज की टीम से करवाएंगे, तो मुझे अच्छा मौका मिल जाता था वहाँ पे। देन स्टंट का क्या हुआ कि मैं जब मार्शल आर्ट मैंने 10th क्लास में छोड़ दिया था पेट की चोट की वजह से, तो अब मुझे स्टेज पे जाने में मजा आने लग गया था। फर्स्ट ईयर में तो मैंने सिर्फ नॉर्मल किया, सेकंड ईयर में सोचा मैं कुछ खुद का भी करता हूँ, थिएटर जो कर रहा हूँ तो ठीक है, एक आध प्ले हो गया, खुद का भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने दिमाग लगाया क्या कुछ किया जाए, तो मैं कोई ना स्टंट ही कर लूँ, ज्यादा नहीं, कुछ टाइलें तोड़ूंगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको स्क्रिप्ट करूंगा, उसको पैट्रियोटिक बनाऊंगा, तो अच्छा लगेगा वो भी। उससे आपने वाई बहुत लूटी है वैसे हरियाणा से। वो एक्चुअली नेशनल लेवल पे जाने तक की बात आ गई थी कि 15 अगस्त पे इस परफॉर्मेंस को हम बड़े लेवल पे लेके जाएं, जो वहाँ का मतलब कुरुक्षेत्र का जो एडमिनिस्ट्रेटिव था उन लोगों ने नोटिस किया और उन्होंने आगे तक इनवाइट किया था इस चीज को, क्योंकि बढ़ते बढ़ते लेवल ऐसा बढ़ गया था कि लोग वेट करने लग गए थे कि एक मिल्खा सिंह की भी कोई परफॉर्मेंस आने वाली है, कॉलेज का मिल्खा सिंह, और वो ऐसा कुछ एक परफॉर्मेंस लेके आएगा स्टेज पे। कॉलेज वालों की बाकी तैयारियां पूरे प्रोग्राम की अलग होती थी, हमारे लिए एक स्टेज का अलग प्रोग्राम अलग होता था कि स्टेज ही अलग बनाई जाए इनके लिए। तो ऐसा हो गया था, एक बार स्टेज छोटी आ गई थी, रात को 3 बजे जाके मैंने जालंधर से स्टेज आई थी, जो ट्रस्टीज होते हैं ऊपर के, तो मैंने जाके 3 बजे प्रिंसिपल को फोन किया, सर स्टेज का क्या करें, हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो बोलते क्या बोला ललित? सर आके देखो। 3 बजे प्रिंसिपल साहब उठ के आए देखने के लिए, देखा वास्तव में वो जो ट्रस्टीज हैं छोटे हैं और इनका स्टंट तो बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे? तो सुबह के 10 बजे तक जालंधर से दूसरी स्टेज बुलाएगी उस परफॉर्मेंस के लिए। एंड उस वाले स्टंट में मेरे को जो दिख रहा है विमेन्स ज्यादा है,
मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो स्क्रिप्ट मैं करता था कि मैं कुछ ना कुछ ऑडियंस के साथ कनेक्ट करूँ। ओके। मैं अपने आप को नहीं, उस मैसेज को जरूर कन्वे करना चाहता हूँ। तो पैट्रियोटिज्म हमेशा से मेरा एक रहा है कि अंदर से मतलब दिल से एक बात निकलती है। तो आर्मी से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, मैं इमोशनली कनेक्ट उन लोगों के साथ। और दूसरा जो मैंने सीखा है कि मैंने मार्शल आर्ट भी किया है, और वो मैंने एम्पावरमेंट। तो कुछ ना कुछ मैं हमेशा सोसाइटी को जो मेरे को आता है मैं उसके थ्रू देना चाहता हूँ। तो मैंने कोशिश की कि लड़कियां भी मेरे ग्रुप में आए और उनको चीज सिखा के एक मैसेज दिया जाए कि आप कमजोर नहीं है, आप भी स्ट्रॉन्ग हैं, और आप स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं आराम से, और आप इजीली अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, डरने की जरूरत है ही नहीं। तो उसके परफॉर्मेंस के थ्रू ये भी मैं करता था। स्टार्टिंग हमने बॉयज ने 5 ने किया था फर्स्ट सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कुछ लड़कियां ज्वाइन की 2। उसको देख के जब हमने किया कि मैंने जैसे सर से टाइलें तोड़ना है, लड़कियां भी टाइलें तोड़ रही हैं, तो उसको देख के ऐसा हो गया अगले साल मेरे को ट्रायल लेने पड़े। अभी तक मैं बच्चों को ढूंढता था, अगले साल मुझे ट्रायल लेने पड़े। हाँ, तो 60 लोग हो गए थे, जिसमें से 20-25 बच्चे तो नेपाल के थे। अच्छा। हाँ, मेरे कॉलेज में नेपाल, बिहार और बांग्लादेश तक के भी बच्चे थे, कश्मीर से बहुत थे। तो उन सब ने मेरे साथ अच्छा वहाँ पे मतलब मेरी बनती बहुत थी सबके साथ। तो बहुत सारी लड़कियां हो गई थी, 60 लोगों की टीम थी। जबरदस्त परफॉर्मेंस के बीच में लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था, तो क्या बात है। चोट भी लगती तो फर्क नहीं पड़ता था। आपने अभी रिसेंटली एकेडमी शुरू की अपनी जी एंड आप फ्री में बच्चों को सिखा रहे हैं जी। एंड आप क्वालिफाइड हुए, अभी अभी आप पास आउट हुए हैं। ये अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, जो कि साई के एकेडमिक सेंटर है, NSNS पटियाला। तो वहां से मैंने किया है। तो रास्ता धीरे धीरे इतना हो गया कि मैं अपने आप के लिए कमाना शुरू कर सकता हूँ। तो फिर जिम वगैरह में इंटरव्यू वगैरह दी गुड़गांव में, तो मेरे को महंगा शहर लग रहा था। मुझे था स्टार्टिंग मुझे 10-11 हज़ार से मिलेगा और मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो वापस फिर गुड़गांव से फिर वापस गया कुरुक्षेत्र कि यहीं पे किसी जिम को पकड़ता हूँ। तो कई जिम में ट्राई किया था, एक जिम में मुझे काम मिल गया और लगभग 1 साल मैंने एज ए जनरल ट्रेनर और पर्सनल ट्रेनर दोनों को इसमें काम किया। तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। तो उसी बीच कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैंने इंस्टाग्राम से देखा कि किसी ने खारदुंगला चैलेंज किया है 100 किलोमीटर। इस एल्टीट्यूड पे कैसे कर सकता है, दिमाग में स्ट्राइक करने लग गया। अंदर अंदर डिसाइड कर बैठा मैं कि मैं भी 100 किलोमीटर करूंगा और एल्टीट्यूड पे करूंगा। अंदर अंदर डिसाइड कर बैठा, बट अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाया वो चीज। किसको बताऊंगा। और ग्राउंड में जाके रनिंग करना शुरू कर लिया। साथ साथ में मैं बॉडी बिल्डिंग की, मेंस फिजिक की तैयारी कर रहा था। ठीक है, वो मेरा चल रहा है और साथ में रनिंग के ख्वाब देख रहा हूँ। दोनों चीजें मुश्किल है क्योंकि आप उसमें आपको मसल मास को मेंटेन करना है, उसमें नहीं कर सकते आप। तो वो मैं प्रॉपर दिल से तैयारी कर रहा हूँ मैं बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि जिम ट्रेनर को चाहिए कि उसकी अच्छी फिजिक, मतलब नॉलेज तो चाहिए, लेकिन एक कंसेप्ट मतलब मिसकंसेप्शन भी लगा सकते हो थोड़ा सा, या ये तो है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो जितने भी जिम ट्रेनर्स होते हैं वो अच्छी फिजिक वाले जरूर मतलब लगभग होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, उनको नॉलेज अच्छी भी होती है क्योंकि एक एज के बाद आप उतना मेंटेन नहीं कर सकते, या फिर लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक हो जाता है कि वो नहीं कर पाते। सुबह शाम इतना काम करना पड़ता है, उनको खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं खुद पे पूरा ध्यान दे रहा था और मिस्टर हरियाणा की मैं जैसे इस टाइम तैयारी कर रहा था, लेकिन एक कंडीशन वहां पे लग गई कि लोग कहते हैं कि आप नेचुरली फाइट नहीं कर सकते। ये बड़ी समस्या आ गई। और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुआ कि मैं कुछ भी बॉडी के अंदर डालूं। डायरेक्टली बोलूंगा, तो आपने इंजेक्ट नहीं किया कुछ भी नहीं। बोले कि आप नेचुरली उस तरीके का कंडीशन कर ही नहीं सकते कि सप्लीमेंट के बेस पे भी आप कि वहां पे फाइट कर पाओ। मैं बोला ठीक है, मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन मैं खेल तो सकता ही हूँ। तो मेरा एक मतलब सपना था कि मैं खेलूं, मिस्टर हरियाणा स्टेज पे जाऊं, मिस्टर जो डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट होता है वो खेलूं। और मैंने मेहनत इतनी दबा के की कि मैंने बॉडी को कंडीशन तो कर लिया, और लास्ट में जैसे वाटर आउट करना होता है बॉडी को, उसके लिए भी बोलते हैं कि आपको ये टैबलेट लेनी पड़ेगी। मैं बोला जितना होगा नेचुरली जाऊंगा, मैं तो कोई भी नहीं डालूंगा बॉडी के अंदर। तो मैंने आज तक किसी को बताया नहीं। मेरे जो जिम के ओनर थे, ना मैं उनका नाम लूंगा ना मैं जिम का नाम बताऊंगा। मेरे को कंपटीशन जाने से पहले उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी। मैंने पूछा किस चीज की टैबलेट है, बोला कंपटीशन से 3 घंटे पहले खा लियो। मैं भी शायद वो वाटर आउट करने के लिए कुछ था। मैंने वो टैबलेट ना एक डब्बे में बंद की। बोलो कभी लाइफ में टाइम आया ना तो वो टैबलेट खोल के जरूर दिखाऊंगा किसी को कि मैंने आज तक वो भी नहीं ली। तो घर पे कहीं पड़ी हुई है आज भी वो टैबलेट, उस डब्बे में नहीं ली। एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा अंदर से कि मैं कुछ कि मैं जो चीज लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आपको नेचुरल अपनी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। बॉडी तो आपकी हमेशा साथ नहीं रहने वाली, लेकिन जब तक रहे आप उस हेल्थ को तो मेंटेन कर लो, उसको हेल्थी रखो ना, हेल्दी बना के रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो एक अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे आपका एक विजन होना जरूरी है। दुनिया बॉडी बिल्डिंग कर रही है, दुनिया अपनी बॉडी बनाए घूम रही है,
लेकिन उससे आप बट वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी तो नहीं है ना, सबकी तो नहीं है। अब जिन्होंने वो प्रोफेशन ही वही चूज कर लिया, देखो तो इंजेक्ट भी करते हैं, सारे काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने भाई अपना बॉडी के साथ खेलने का डिसीजन खुद लिया है। लेकिन मैं एक ट्रेनर होने के नाते लोगों को भी तो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मुझे तो नहीं एक्सेप्ट हुई वो चीज़। लोग करते होंगे, ठीक है, उनका अपना एक मानना है, करते होंगे, मैं किसी को मना नहीं करता, करो या ना करो, अपना ही चॉइस है। तो मैंने वो नहीं डाली अपनी बॉडी के अंदर वो टैबलेट भी, ठीक है, मैं नेचुरली गया, ठीक है, नहीं जीता कोई बात नहीं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिली कि साइज मेरी बॉडी का भले कम था, लेकिन मैं बहुत अच्छी कंडीशन में खेला वहाँ पे। पोजिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस कम था, तो मैं टॉप 5 में नहीं कर पाया, टॉप 10 तक था मैं वहाँ पे, मतलब 50-60 बच्चों में टॉप 10 में नेचुरली चला गया वहाँ पे, ठीक है। मिस्टर करनाल खेला हूँ वहाँ पे, मिस्टर गुड़गांव भी खेला हूँ, तो वहाँ पे मैं टॉप 5 में गया हूँ, ठीक है, नहीं जीता कोई बात नहीं, लेकिन खुद को खुशी तो मिली कि मैंने नेचुरली अपनी बॉडी को यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल। तो वो एक अलग ही एक एक्सपीरियंस मिला मुझे। खरदुंगला वाली रन की आप? फिर मुझे एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात हुई, जिम में बहुत सारे लोग आते थे, आपकी बात का जवाब दूंगा मैं। तो मेरे गुरुजी हैं संदीप सर, संदीप आर्या जी, संदीप बुरा नाम है, जाट है वो, और उनसे मेरी मुलाकात ऐसे मील लेते हुई। एक पास में एक कैफे था, मैं अपनी मील लेने के लिए जाता था, जिम वालों थोड़ा सा वो ना डिस्काउंट देते थे जिम ट्रेनर्स को, ताकि और क्लाइंट आए हमारे थ्रू, तो मैं उनके पास जाता था, थोड़ा सस्ते में मील मिल जाती थी। वहाँ पे संदीप सर भी मील ले रहे थे, तो बोला सर कहाँ से हो आप, वो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से बोलते हैं, थोड़ा देसी में। बोला जी मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। बोला यहाँ कहाँ रहते हो? सर मैं पीजी में रहता हूँ। उन्होंने बताया अपने बारे में। बोला यहाँ पे ट्रेनर का ही काम करते हो? वहाँ जी। और क्या करते हो? सर थोड़ी बहुत रनिंग करता हूँ, ऐसे ऐसे। मैंने फिर सोचा कि थोड़ा इनसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि उनके पीछे मैंने एक माउंटेन का बना हुआ देखा था, तो वो मेरी बातों को इंटरेस्ट ले रहे थे काफी ज्यादा। He's a mountaineer, right? यस, ही इज अ माउंटेनियर। तो मुझे लगा कि इनसे थोड़ी बात करके देखता हूँ। तो उन्होंने मेरे बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे लगा कोई जानना चाह रहा है, इंटरेस्ट भी है, तो मैंने ऐसे बताया कि मैं ऐसे ना 100 किलोमीटर करना चाहता हूँ पहाड़ों पे। बोला सर मैं भी आपके साथ करूँगा। वो मेरे एज में तो मेरे से काफी बड़े हैं, बड़े भाई जैसे हैं, और तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे। तो बोला ठीक है, हम भी प्रैक्टिस साथ में स्टार्ट करते हैं, आप मेरे को गाइड करो। मैंने रनिंग ज्यादा पहले करता था, अब नहीं की। तो वो भी बीच बीच में ग्राउंड आने लगे, तो उनका भी थोड़ा सा दिमाग ना खुराफाती दिमाग, अब क्या करें नया, तो थोड़ा एक्सपेडिशंस की तरफ हमारा ध्यान जाने लगा। कुछ ऐसा करते हैं, ऐसी दौड़ लगाते हैं। किसी को देखा कोई पहाड़ों से दौड़ के दिल्ली की तरफ जा रहा है, कोई इंडिया को क्रॉस कर रहा है, उधर दिमाग जाने लग गया। तो कुछ ही टाइम बाद एक रेस थी, मतलब मैं 42 किलोमीटर तो कर गया 1 महीने के अंदर ही, फुल मैराथन। मतलब उसकी मैं बात ही नहीं करता हूँ कि 42 किलोमीटर है क्या नहीं है, ठीक है, मतलब 1 महीने की प्रैक्टिस में मैं 42 कर गया। अब 15 अगस्त आया तो हमने टारगेट किया कि 75th इंडिपेंडेंस डे था, उस टाइम की बात है जब मैंने मैराथन स्टार्ट की थी, वो एग्जैक्टली 75th इंडिपेंडेंस डे था। तो कुछ दिन पहले संदीप सर मेरे को बोलते हैं कि सर इसमें कुछ अच्छा करें। सर 75 किलोमीटर करें इसमें? बोला जितना दौड़ा जाएगा कर लूँगा, आप कर लो। तो हम लोग अम्बाला लगभग उतना ही आना जाना उतना ही पड़ता है, तो चले गए, दोपहर में आ गए, तो हो गया 75 किलोमीटर। साथ में पता लगा सोलांग में कोई अल्ट्रा स्काई 100 किलोमीटर मैराथन होती है, अल्ट्रा मैराथन। लेकिन वो पहाड़ों में, मुझे उस चीज़ का अंदाजा नहीं था। मैं तो ग्राउंड ही समझ रहा था कि ठीक है ऊंचा नीचा होगा, लेकिन टाइम मिलता है 32 घंटे का तो कर ही लेंगे, और पता नहीं था ना कि वो 32 घंटे तब करेंगे तो पूरी होगी। तो मैंने उनके डायरेक्टर को कॉल किया कि सर मैं ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ इसमें। बोले भाई कितने किलोमीटर? बोले सर 100 किलोमीटर। बोला कितना क्या हाईएस्ट? बोले 75। बोले कहाँ पे? बोले सर प्लेन रोडों पे। तो बोलते फिर आप 30 किलोमीटर कर लो, या फिर 14 किलोमीटर वाला चैलेंज कर लो। बोले सर मैं तो 100 सोच रहा हूँ, 30 और 14 बोल रहे हो। बोला 30 बहुत हो जाएगा, आपने कभी पहाड़ों में किया नहीं। बोले नहीं सर। बोले भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 9-10 हज़ार का रजिस्ट्रेशन है, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं, रेस का जो है वो लग जाए, कोई बात नहीं। बट एक कंडीशन होती है उसमें कि आपको 4-5 दिन पहले जाके एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा। मैं माउंटेन से इतना रूबरू नहीं था, 1-2 हाँ थोड़ा बहुत घूमने जरूर गया था, लेकिन वो सिर्फ शौक के लिए। पहली बार अब पहाड़ों से मेरा वास्ता होने वाला था, और मैं वहाँ पे अब रेस का टाइम आ गया, ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था। तो सेम टाइम पे हरियाणा गवर्नमेंट का कोई माउंटेन का एक्सपेडिशन था बच्चों का, तो कोइंसिडेंटली मेरे गुरुजी को वहाँ पे उसको लीड करने का मौका मिल गया था, क्योंकि उनकी अच्छी इमेज है वहाँ पे माउंटेनियर्स के बीच में, और अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। तो बच्चों को वहाँ पे लीड कर रहे थे। तो जहाँ पे बेस कैंप में उनको रोका गया था, जहाँ पे बच्चे रुके हुए थे मनाली के पास, उन्होंने बोला कि आप यहीं पे आ जाओ, एक्लेमेटाइज भी हो जाएगा आपका। तो कुछ दिन और माउंटेनियर्स के साथ भी मुझे रुकने का मौका मिल गया, वहाँ पे लोगों के बारे में जानने को मौका मिल गया। कुछ बहुत बड़े बड़े माउंटेनियर्स भी थे जिन्होंने एवरेस्ट समिट किया हुआ है, तो अब उस कम्युनिटी के साथ मुझे जानने का मौका मिला धीरे धीरे।
और खुद को एक्लेमेटाइज करने के लिए मैं रोहतांग की तरफ चला गया, कुछ दिन वहाँ पे ट्रेनिंग करके आया, कुछ ट्रैक्स किए, वहाँ पे रनिंग की, कॉन्फिडेंस जगा कि अब सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही मुझे। और वो मैंने मैराथन ट्राई किया, जिसके अंदर हम लेडी लैग, फ्रेंडशिप पीक का जो बेस है, ब्यासकुंड ट्रैक है, पूरा घूम के आए पूरा, और बिरगू लेक, ठीक है। और सर्दियों में वो मैराथन होती है, नदियाँ इतनी ठंडी है, और मेरे पास वहाँ पे एक्चुअली जो एक हाइड्रेशन बैग होता है वो भी वैसा था, नॉर्मल वाला। मैं अपने वैसे जो बैकपैक होता है उस बैग के साथ दौड़ रहा था, बाकी लोग प्रॉपर हाइड्रेशन बैग के साथ दौड़ रहे थे। हाँ। मैं अपना सामान कैरी करने के लिए कि मुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना लेके दौड़ूंगा। तो स्टार्ट कर दिया, बढ़िया ऊपर जा रहे हैं, 30 किलोमीटर हो गया है अब। तो आपके पास बैकअप सपोर्ट जैसे रहता है एथलीट्स के पास जब रन करते हैं, तो आपके पास नहीं था उस टाइम, आप खुद ही थे अकेले? लोग दौड़ रहे थे, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी चीज़ों के बारे में, इतनी बड़ी मैराथन को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पहला ड्रॉप बैग होता है कि आपको 40 किलोमीटर के बाद दिया गया था कि आप एक लूप पूरा करके आओगे, दूसरे पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ सामान की जरूरत हो तो आप यहाँ ले सकते हो। तो अब ओवर कॉन्फिडेंट था मैं थोड़ा सा ना वहाँ पे कि मैं कर लूँगा। और स्टार्ट किया, पहाड़ ऐसे चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, हाथ लग रहे हैं, वहाँ पे क्रॉल कर रहा हूँ। ये कहाँ पंगा ले लिया, ये कौन सी रेस है, रेस तो नहीं है किसी तरीके से, ट्रेल रन, ट्रेल भी है तो नाम ही हेल रेस है उसका नाम। तो मैं अपनी कुछ वीडियोस बनाने लगा, 7 सिस्टर्स के पास जाके, जो हनुमान टिब्बा वहाँ पे पड़ता है, तो पीछे स्नो हो रही है पूरा और सांसें नहीं आ रही, पैदल चलते चलते मेरी हार्ट रेट वहाँ पे 175 जा रही है, मतलब वॉक कर रहा हूँ 175। समझ गया वास्तव में हेल है और यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। तो मैंने वीडियोस भी बनाए इसके कि वास्तव में सर्वाइवल रेस थी। और अब मेरे पास फर्स्ट कट ऑफ क्रॉस करने के लिए 1 घंटा बचा था, लेडी लैग चढ़ चुका था और 10 किलोमीटर नहीं हो सकते 1 घंटे वहाँ पे। पर मेरे को ये था कि एक कट ऑफ तो क्रॉस करूंगा, उसके बाद मैं चाहे रेस को बीच में छोड़ दूंगा, DNF हो जाऊंगा। तो वो जो 10 किलोमीटर बचे थे उसमें बाकी जो 3-4 रनर्स मेरे साथ इकट्ठे हुए थे कि रात का टाइम हो गया, अंधेरे में दौड़ रहे हैं, साइड में रिवर जा रही है और मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी। तो वो 10 किलोमीटर कैसे किए जाए 1 घंटे में, तो मैंने बोला कोशिश करेंगे, देखी जाएगी जो होगा। DNF तो वैसे भी हो ही जाएंगे अगर नहीं हुआ तो, कोशिश तो करें। जहाँ पे 4 किलोमीटर की एक एवरेज आ रही थी अप हिल में, वहाँ पे डाउन हिल था, ये एडवांटेज था हमारे पास और हमने वो कवर कर लिया। 2 मिनट पहले हम कट ऑफ से पहुंचे और मैं बिल्कुल ओके था, बिल्कुल कोई पेन नहीं है बॉडी में, आराम से। अब बस थोड़ा खाना था और आगे भागना था 60 किलोमीटर और। मैंने सर को फ़ोन किया, सर मुझे रास्तों के बारे में नहीं पता है और नदियाँ हैं, मेरे जूते बिल्कुल गिल्ले हो चुके हैं, सॉक्स गिल्ली हैं और मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था कि मैं अपना बैकपैक में दूसरी चीज़ें रखूँ, तो आगे करूँ या ना करूँ। और कुछ दिन बाद हमारा एक्सपेडिशन है, हम लोग एक बड़ी रेस करने वाले हैं। तो बोला अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो कर लो, और आपको ये लगता है कि आपको इंजरी ना हो, सेफ रहना अगली चीज़ के लिए, तब आपके ऊपर डिसीजन, आप स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो। तो मैंने उस टाइम शायद पता नहीं पहली बार शायद स्मार्ट डिसीजन लिया कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने आगे चोट से बचने के लिए। तो मेरे साथ वाले बोले भाई चलें आगे, मैं आराम से खा रहा हूँ। मैं बोला कहाँ जाना आगे, मैं नहीं कर रहा, 40 किलोमीटर हो गए बहुत है। और मैंने वहाँ पे मैं DNF हो गया। रेस डायरेक्टर मेरे पास आए, बोला ललित अभी तक बिल्कुल ठीक है, 40 किलोमीटर बढ़िया हो गई, 60 किलोमीटर बचा, अब तो इतना हार्ड ट्रैक भी नहीं, आगे सिर्फ बिल्कुल एक टफ है बस। तो मैं बोला सर मेरा मन नहीं कर रहा आगे जाने का, मुझे आगे एक रेस है, मुझे फिट रहना उसके लिए, मैं इसके लिए इतना ही तैयार था, अगली बार आऊंगा। तो इस तरीके से मेरे मैराथन्स की शुरुआत हो चुकी थी। अब 100 किलोमीटर दौड़ना मेरे लिए मतलब एक सपने जैसा नहीं रहा था, वो एक सच जैसा हो गया था कि हाँ कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने इंडिया में अलग अलग जगह लंबी बड़ी जो मैराथन्स थी, अल्ट्रा थे, 12 घंटे की रन, 24 घंटे की रन, नॉन स्टॉप। हाँ नॉन स्टॉप। तो मैंने एक 192 किलोमीटर भी रन किया था, जिसमें मैं मतलब नॉन स्टॉप 192 किलोमीटर 19 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया था। वो एक ऑफिशियल मैराथन नहीं थी, लेकिन हाँ एक मैं मतलब जैसे हमारे होते हैं कि डाक कावड़ लेने जाते हैं, साथ में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि लोग उस एग्जाम्पल से समझें कुछ। तो हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, वर्ल्ड की सबसे लंबी नॉन स्टॉप रिले मैराथन थी, जिसमें हम 9500 किलोमीटर 40 डेज एंड नाइट, आपको पता ही हम लोगों ने रन किया था। और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा था, पूरे इंडिया में उसमें घूमे थे, सर्दी गर्मी धूप छाँव बारिश सब देखा हमने उसमें। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने अभी कोर्स कंप्लीट कर लिया राइट, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी भी है और थी भी, क्योंकि इतनी सारी टीम है राइट, सबको एक अच्छा कोच चाहिए और आप बहुत अच्छे कोच हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको पर्सनली, बहुत अच्छे कोच हैं आप। चाहते तो पैसों के लिए किसी भी टीम के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के आप गाँव वापस क्यों आए? जब मैं ये कोर्स कर रहा था स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, इससे पहले तो मुझे था कि मुझे एक बार जॉब सिक्योरिटी थोड़ी चाहिए, मैं एलिजिबल हो जाऊं, ताकि मैं कहीं भी जाके काम तो कर सकूं। खुद करूंगा तभी तो किसी को करवा सकता हूँ। तो मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में एंटर कर गया। अब वहां पे जाके कुछ लोगों से मिला जो अच्छे खिलाड़ी, अच्छे कोच हैं, जो अब मेरे कुछ ऐसे दोस्त बने। एक मेरे विशाल अहलावत मेरे फ्रेंड है,
वो एथलेटिक का उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है स्पोर्ट्स कोचिंग में, जिसको हम NIS बोल देते हैं, NIS इन एथलेटिक या NIS इन बॉक्सिंग, जो लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं। तो उन्होंने NIS किया हुआ है एथलेटिक्स के अंदर। तो वो मेरे कोइंसिडेंटली वो मेरे रूममेट बन गए। भगवान मतलब किसी न किसी बहाने से किसी न किसी इंसान को मिलाता है, और जिससे भी मिलाता है वो किसी न किसी वजह से जरूर मिलाता है। ऐसे कोई किसी से नहीं मिलता है। मैंने तो ये चीज़ नोटिस की, ये ट्रू है, फैक्ट है इस चीज़ का। तो मैंने उससे ऐसी बातें स्टार्ट की कि मुझे एथलेटिक में अपने खिलाड़ियों को मतलब गेम में भी तैयार करने हैं। मैं एज एन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ठीक है, मैं काम कर सकता हूँ, अपना अर्निंग अच्छी कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मैं अपनी एकेडमी कर सकता हूँ, मैं जिम में काम कर सकता हूँ, कहीं भी ठीक है, अच्छा कमा लूँगा महीने के 70-80 हज़ार 1 लाख भी जब मेरे को एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जो मेरे क्षेत्र में खिलाड़ी हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनको मुझे ये उम्मीद है कि उनमें से खिलाड़ी अच्छा निकल सकता है, वो कहाँ से निकलेंगे? उनको तो उस गेम का कोच चाहिए ना। वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोच रह के तो मैं उनको नहीं बना सकता, उनको गेम की नॉलेज थोड़ी दे पाऊंगा मैं। बिल्कुल। कि आपको जंप कैसे करना है या फिर आपको थ्रो करना है तो उसकी क्या टेक्निक होंगी। मतलब एक पर्टिकुलर मैं इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। एथलेटिक के अंदर लगभग 23-24 इवेंट्स, काफ़ी इवेंट्स होते हैं, इतने फीमेल्स के होते हैं, 1-2 कम हो जाते हैं मान लो, ठीक है। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एथलेटिक के अंदर, तो मदर ऑफ ऑल इवेंट्स हैं एथलेटिक। तो बच्चों के पास भी तो चॉइस ज़्यादा है ना। आप हर एक को तो आप रनिंग नहीं कराओगे, तो कोई बच्चा किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा, आप उसको उस तरीके के इवेंट दे दोगे, किसी में स्पीड अच्छी वो दे दो, किसी में एंडोरेंस अच्छी वो है। तो अब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करके वो चीज़ समझ तो आ गई है, लेकिन अब कोशिश ये है कि मैं उस फील्ड में जाऊं कैसे। यहाँ तक का तो रास्ता मेरे को मिल गया धीरे धीरे कि मैं कोचिंग फील्ड में आ गया हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए NIS करना पड़ता है आपको, स्पोर्ट्स कोचिंग का एक कोर्स होता है, ठीक है। तो मैं बोला उसकी क्राइटेरिया करूँ भी तो उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा। बोला आपके पास नेशनल मेडल होना चाहिए फेडरेशन गेम्स का। मैं बोला मेरे पास तो नहीं है। तो बोला आपके पास अगर स्टेट का पार्टिसिपेशन भी हो तो आप पहले सॉर्ट कर सकते हो, 6 वीक का जो होता है सर्टिफिकेट कोर्स एथलेटिक का, उसके बेस पे भी आप स्कूल कॉलेजों में कहीं भी आप एज ए एथलेटिक कोच भी काम कर पाओगे। उस कोर्स के अंदर अच्छी बात ये हुई कि मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया, 6 वीक जो सर्टिफिकेट कोर्स था। क्योंकि मैं थैंक यू तो क्योंकि अभी उस चीज के पीछे लग चुका हूँ। मेरे पास मौके कम है, प्रूव करने के मौके भी कम है। अब एक मौका मिलेगा तो मुझे जान तो लगानी पड़ेगी ना, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल हो चाहे आपका फिजिकल लेवल हो, दोनों से जान लगानी पड़ेगी। तो मैंने जो रिटर्न होता है हमारा रिटर्न एग्जाम होता है, उसमें मैंने मतलब अच्छे स्कोर किया। टॉप के जो 2-3 बच्चे थे उनमें। अब मेरे पास मौका था प्रैक्टिकल में बाजी मारने का, तो मैंने प्रैक्टिकल में मतलब ऐसा मैंने मेहनत की कि मौका ही नहीं छोड़ा किसी तरीके से। और अब तक का जो मतलब हिस्ट्री रही है 6 वीक कोर्स की NIS के अंदर, उसमें मैंने मैक्सिमम मार्क्स लिए अब तक के में। तो ये पहली बार हुआ कि A ग्रेड के साथ साथ हमने अपना कोर्स भी कंप्लीट किया और अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स आए सब में टॉप करने के साथ साथ। तो ये अलग ही सेटिस्फेक्शन था मेरे लिए, ताकि मैं किसी को बताऊं कि स्पोर्ट्स के साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हो, एग्जाम्पल तो दें ताकि बच्चे ऑलराउंडर बने ना। तो वो मैंने किया है अभी कंप्लीट। अब मैं एलिजिबल हूँ और मैं अपने अब एरिया में सर्व कर रहा हूँ बच्चों को। बट क्यों वहाँ पे, क्यों? मेरा क्वेश्चन यही तो है कि आप इतना स्ट्रगल किया ना, इतनी सारी जॉब छोड़ी, फिर आपको स्पोर्ट्स खेलना था इसलिए आप चले गए, अब आपको कोच करना है, तो आपने बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ा कोच करने के लिए? गांव के बच्चों को क्यों पकड़ा? बड़े खिलाड़ी तो तैयार हो चुके हैं ना, जो तैयार होने वो कहाँ से होंगे तैयार? तो शहर में आ जाते हैं, शहर में भी तो बच्चे तैयार होने थे। टैलेंट तो गाँव में असली है। आप बड़े बच्चों या शहर में जाओगे आपको 1000 में से 1-2 मिलेंगे। गांव के तो अगर आपने 50 बच्चों में वो चीज स्टार्ट कर दी तो 50 में से आपको 10 मिल जाएंगे। उनके पास अभी प्योर खाना है, उनके पास टैलेंट है, सिर्फ उनको दिशा देने की जरूरत है। तो जैसे मैं कोर्स कंप्लीट करके गया कि अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पास ऑफर था लाइक कबड्डी की जो प्रो लीग कबड्डी होती है इनमें एक टीम ज्वाइन करने का मेरे पास ऑफर आया। अहमदाबाद में मुझे जॉब करने का ऑफर आया। दिल्ली में एक बड़ा रनिंग क्लब के साथ मुझे काम करने का ऑफर मिला एज ए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी, रनिंग कोच भी। और साउथ से भी ऑफर आए हॉकी टीम के साथ काम करने का। लेकिन मैंने वहाँ पे मैं इंटरव्यू देना ही मैंने सही नहीं समझा कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। मुझे खिलाड़ी वहाँ से तैयार करने हैं जहाँ से खिलाड़ी देश को मिलेंगे। जो खिलाड़ी बन चुका है आप उसमें ज़्यादा चेंज तो नहीं कर सकते। जो आप पौध तैयार करोगे, छोटा पौधा तैयार करोगे, उसको आप जैसा खिलाओगे पिलाओगे वैसा ही तो आगे जाके पेड़ बनेगा। तो मेरे दिमाग में यही थॉट चला। अब उस चीज़ को मैंने उस मुहिम के साथ जोड़ा। एक मुहिम हमारे क्षेत्र में चल रही है कि, और उसको स्टार्ट हमने लगभग 1 साल पहले किया था। कि हमारे क्षेत्र में ना खेलों की सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है ना। हमारे दर्शकों को आप बता दें कि आप कहाँ से हैं? मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। महेंद्रगढ़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है। राटेली एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, उसके पास मेरा गाँव है कांटी।
मेरा वो जन्मस्थली है कांटी गाँव, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारे पूरे जैसे एक अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि आर्मी में बहुत ज़्यादा एक मतलब क्रेज़ रहता है अहीरों का, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तो कभी से एक जुनून रहा है हमारी कौम के अंदर भी। तो इस चीज़ को लेके ना जो हमारे देश को जुनून, देश के लिए जुनून होता है मरने मिटने का, तो हमारा क्षेत्र उसमें आगे रहा है। जब मरने मिटने का इतना जुनून है तो खेलों में कैसे पीछे रह सकता है हमारा क्षेत्र? सोचने की बात ये थी। तो हमारे क्षेत्र के कुछ जो सामाजिक जो लोग थे, जो इस तरीके की मुहिमों में काम करते थे या करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे गुरुजी हैं हरीश जी, मुझे पढ़ाते थे पहले। तो वो कहते, उन्होंने ऐसे कुछ एक क्लब चला रखा उन लोगों ने मिलके कुछ लोगों के साथ। तो उसमें वो लोग बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो रेगुलर क्या कि कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कभी बच्चे रेगुलर नहीं हो पा रहे, कभी वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि वो लोग अभी अपना भी काम देख रहे हैं। और मैं प्रोफेशनली अब कोचिंग फील्ड से आया हूँ। तो उन्होंने बोला, ललित यहाँ पे क्यों ना, अब तू कोच तो हो ही गया है, तो यहाँ पे तू कर ले, ताकि बच्चों को अब उस लेवल का मिले जो एक इंटरनेशनल लेवल की हम कोचिंग दे सकें बच्चों को। कम से कम नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग यहीं मिल जाएगी बच्चों को। तो उस मुहिम के साथ साथ कि हम यहाँ पे फैसिलिटी भी लेके आए, हमने धरने प्रदर्शन आंदोलन करने शुरू किए मैंने, और साथ साथ सुबह शाम मैंने बच्चों को अपने गाँव में साथ में शहर में खिलाना शुरू किया। और एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास मेरे गाँव में, केवल अकेले गाँव में 110 बच्चे आने लगे थे एक टाइम पे। और अभी कितने? अभी होंगे 15-20 होंगे गांव में, और 25-30 जो शहर है वहां पे हैं। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि एक बार तो जब कोई सपना दिखाते हैं तो लोग जुड़ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें मेहनत करने की बारी आती है तो कभी किसी का पेरेंट्स पीछे हट जाता है, कभी बच्चे, अब सुबह 4 बजे उठना आसान इतना तो नहीं है सबके लिए। तो शुरुआत में तो क्या है कि एक बार तो जोश जगता है, लेकिन अभी 15-20 बच्चे मेरे गाँव में और 25-30 बच्चे शहर में, डेडिकेटेड बच्चे जो हैं अभी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम मुहिम को भी लगातार चला रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे वो एक हमारा जो मुहिम है। मुहिम क्या है आपकी? हमें हमारे क्षेत्र में वो खेल सुविधाएं चाहिए जो बाकी और क्षेत्र को मिलती हैं और लोगों को मिलती हैं। तो आपके यहाँ पे ग्राउंड नहीं है अभी? नहीं, रेत में दौड़ते हैं बच्चे, और वहां पे दौड़ना है उनको सिंथेटिक पे जाके, रेत में कैसे मेडल आ जाएगा आपका? जब टेक्निकल ट्रेनिंग हो चुकी है सारी, तो आप कैसे कह दोगे कि मेडल तो आपको यहीं से निकालना है? भाई जो बच्चा अगर आप बात करें मिडल हरियाणा की या और जो स्टेट है जहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, साई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे बच्चे 7-8 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। और हमारा बच्चा वो स्कूल पास आउट होने को हो जाता है, लेकिन उसने कभी सिंथेटिक पे पैर नहीं रखा होता, उसको कभी हाई जंप के लिए लैंडिंग मैट नहीं मिली होती, तो कैसे उस टेक्निक को सीख लेगा जब उसको मैट ही नहीं मिली? सही बात है कि नहीं है? तो जब गेम एडवांस हो चुका है, टेक्निकल सारी चीजें हो चुकी हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर लोगे कि हम रेत में खिलाड़ी तैयार, ठीक है एक आध निकल जाएगा तो, लेकिन खिलाड़ी तो बहुत सारे, जो टैलेंट हमारा किल होने लग रहा है, उस टैलेंट को किल होने के लिए हमें उनको वो फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी। तो हम दोनों फ्रंट्स पे इस काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को सुबह शाम खिलाता भी हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने स्टार्ट किया था इसको 2 साल पहले, और लगातार रेगुलर हम ट्रेनिंग करवा रहे थे। अभी मुहिम हमारी रंग लेके आ रही है, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट है, उन्होंने भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। और जिस चीज़ को लोग कह रहे थे कि 50 साल में भी यहाँ स्टेडियम नहीं बनना, तो मेरी भी जिद थी कि संघर्ष हम करेंगे, चाहे 50 साल ही लग जाए, कोई बात नहीं, 50 साल बाद नेक्स्ट जनरेशन बरतेगी, लेकिन जब स्टेडियम आएगा, लोगों को एक रास्ता दिखेगा, जब खेल आएगा तो सीधी सी बात है, लोग अच्छे भी, हेल्दी भी बनेंगे, नशे से भी दूर होंगे। तो हमारी साथ साथ में मुहिम ये भी है कि नशा मुक्त हमारा जो युवा है वो होना चाहिए। नशा मुक्त खेल युक्त युवा क्रांति के नाम से हम एक मुहिम चलाते हैं, ताकि क्रांति इस तरीके की हो कि लोग जागरूक हों और अपने बच्चों को फिट तो जरूर बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में खुद ही अपने आप को नशे से दूर कर लें। बिल्कुल। और जब कुछ खिलाड़ी निकलेंगे तो एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा लोगों के पास। तो ये मुहिम भी चला रहे हैं और अच्छा रंग लेके आ रही है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र में एक अच्छा एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम भी होगा। गवर्नमेंट के साथ लगातार हम टच में हैं और लगे हुए हैं इस चीज़ के लेके। आपकी मुहिम का एक किस्सा बहुत हाईलाइट हुआ था कि आपने सीएम को ही घेर दिया था, तो वो क्या था, मुझे वो जानना है। अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया। हमने सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमने इनवाइट किया। आए भी बहुत सारे लोग, और अच्छा उसमें एक हेल्दी डिस्कशन भी हुआ, बातचीत हुई कि भाई क्षेत्र की मांग है, किसी राजनीतिक संगठन की मांग नहीं है, इसको आपको पूरा करना चाहिए ताकि हम सच में युवाओं को आगे लेके आ सके और जो अभाव है उसको पूरा किया जाए। जब और लोगों को वो सुविधाएं मिल रही तो हमें क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो धरना सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हम बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिले हैं। फिर एक मैराथन का आयोजन था रेवाड़ी के अंदर,
हमारे से लगभग 45-50 किलोमीटर वो पड़ता है वहाँ से। तो मैं अपने छोटे बच्चों को बसों में लेके चला गया, वहाँ पे हमारी टीम के कुछ लोग थे साथ में, जो हमारी अटेली खेल संघर्ष समिति है। ओके। और हमने अपनी टी शर्टें पहनी हुई थी, हमें शायद वैसे शायद ना जाने दिया जाता, लेकिन हमने ऊपर से दूसरी टी शर्टें डाली थी। पता नहीं सीआईडी वाले मेरी बात सुन लेंगे अब, क्योंकि वो पहले भी 5-10 दिन से मेरे पीछे लगे हुए थे, पूछ रहे थे भाई क्या करने वाले हो। धरने के बाद से सारे एक्टिव हो चुके थे हाँ जी। कि ये मुहिम छोटी तो नहीं है, अगर धरने में इतने लोग इस एरिया में कभी धरने हुए नहीं है और यहाँ पे धरने हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो मेरे पीछे लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पूछ रहे थे मेरे से लगातार। तो हम वहाँ पे अब चले गए थे ऊपर से दूसरी टी शर्ट डाल के, नीचे हमारा जैसे लिखा हुआ था अटेली मांगे खेल सुविधाएं। तो जैसे ही हमारी रेस शुरू हुई और सीएम साहब ऊपर खड़े होके, उनके नीचे से हमें निकलना था, मतलब एक फ्लाईओवर सा बना हुआ था, उसके नीचे से हमें जाना था। जैसे उनके सामने हम गए तो हमने थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लिया और हमने टी शर्ट डाली हुई थी, तो मैं टी शर्ट को ऐसे करके उनके सामने खड़ा हो गया था और मैंने जोर से नारे लगाने स्टार्ट कर दिए उनके सामने। और बच्चे साइड में थे तो पूरा फिल्मी सीन। हाँ, काइंड ऑफ फिल्मी सीन था। और मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूं, तो मैं बहुत जोर से बोलता हूँ उस टाइम पे। हाँ। तो ऊपर से उनके साथ एक विधायक थे, वो कहते हैं कि भाई अटेली वालों आपकी मांग सुन ली गई है और जल्दी इस पे हम लोग काम भी करेंगे। हाँ। हम लोग आगे बढ़ गए, अब हमने नोटिस तो करवा दिया उनको कि भाई हमारी मांग को तो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, आगे गए तो हमें पता लगा कि सीएम साहब आगे भी मूर्तियों पे पुष्प वगैरह अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी मूर्तियों पे। तो हम लोग रास्ते में फिर से रेडी थे। जैसे सीएम साहब आए, हम एक नारा, क्योंकि हम देखो किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, सच्चाई इसमें ये भी है कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हमें अपनी मांग है हमारा पूरा कर दो, हमारा जो हक है वो दे दो हमें, बस हमें तो बच्चों के लिए करना है, और वो भी अच्छे कॉज के लिए, अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें तो उसके लिए आपको बताना पड़ रहा है कि हमारी जरूरत है। तो हमने कुछ नारे उनके पक्ष के लगाए ताकि सीआईडी वाले मुझे पहले उठा के ना ले जाएं, ताकि वो काम हो जाए। ठीक है, तो वो हमने थोड़ा सा किया और वो मतलब दिल से निकलता है, ठीक है भाई हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। तो हमने उनके पक्ष के भी 1-2 नारे लगाए। ठीक है, और फिर हमारे जो क्षेत्र की मांग थी डिप्लोमेटिक कह सकते हो। देखो, क्योंकि कोई भी संघर्ष वो ऐसे तो नहीं जीता जाएगा, और हम तो अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब सब ने हमारे तरफ ऐसे इशारा भी किया, भाई ठीक है आपकी मांग को, मतलब भी बड़े हंसते हंसते, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि सीआईडी वालों को भाई कौन लोग है ये। तो अच्छा वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन रहा। फिर वो आगे गए, हम दौड़ गए, वहाँ सारे रनर है मेरे साथ, तो वहाँ पे पहुंच गए। फिर आगे हम वहाँ आगे भी पहुंच गए दौड़ के। वो आगे से घूम के आए, सड़क की दूसरी तरफ आ गए। हम रेस करने नहीं गए उस दिन, एक्चुअली में रेस के लिए तो हमारे पास जो 10 बच्चे थे हमने उनको भगा दिया। तुम जाओ, तुम्हें जो जीतना है जीतो, हमारी लड़ाई तो ये है, असली लड़ाई है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके लिए कुछ करेंगी। अभी इस रेस को जीत के हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर से हम उनके सामने चले गए। तो उस बार तो लिटरली हंसने लग गए थे मुख्यमंत्री साहब कि ठीक है भाई ठीक है। उनको समझ भी आ गया कि ये नॉर्मल लोग नहीं है। हाँ देखो, नॉर्मल लोग होंगे या कोई और होंगे तो उनका कुछ न स्वार्थ होगा। बिल्कुल। जो राजनीतिक लोग हैं उनका कोई स्वार्थ होगा। हम ना नॉर्मल है ना हम राजनीतिक है। हम अपने क्षेत्र के लिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हम नशे के खिलाफ हैं, हम स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश 145 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होगी है, और मेडल कितने, एक गोल्ड मेडल के लिए ओलंपिक पैसे निगाहे रहती हैं, एक गोल्ड मेडल कहाँ से आएगा। और जिन देशों की पॉपुलेशन 1 लाख है, 10 लाख है, उनके मेडल हमसे ज्यादा आ रहे हैं और कहीं ज्यादा आ रहे हैं, गोल्ड मेडल आ रहे हैं। तो सोचने की बात है ना। सही बात। कमी तो ग्रास रूट लेवल पे है। मैं जाके कल को एक स्टेट टीम के साथ कोच बन जाऊंगा, ग्रास रूट लेवल तो फिर खाली है। तो उस ग्रास रूट लेवल को डेवलप करने के लिए मैंने अपने आप को झोंक दिया इस चीज में कि मुझे कम कमा लूंगा, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे अपने कम से कम इतना कि घर से ना मांगना पड़े। मैं क्या करता हूँ, बच्चों से किसी से 100 रुपए, किसी से 200 रुपए, मैंने एक 500 रुपए फीस रखी है, और उसमें भी मैंने ये रखा है कि जो पे कर सकता हूँ वो कर दो, जो नहीं कर सकता वो चाहे 100 रुपए कर दो या ना भी करो, लेकिन ट्रेनिंग पे जरूर आओ। तो देखो उनके पेरेंट्स को भी तो लगता होगा ना कितने एफर्ट डाल रहे हैं, इस लेवल की ट्रेनिंग मिलती है जो शहरों में एक महीने के आप 5-5 हजार रुपए पे करते हो, और बच्चे वैसे 500-1000 रुपए तो मुझे लगता नहीं 5,000 में ट्रेनिंग मिलती है शायद। नहीं मिलती है, उस लेवल की कितनी मिलती है। आई थिंक 40,000 50,000 के आसपास होता है, पर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और उसमें भी आपका फिर रहने का, खाने का अलग आपको पे करना पड़ेगा। आप घर पे रह के आपको ट्रेनिंग मिल रही है। बिल्कुल। कल को हम जब इतने बच्चों को तैयार करेंगे और कोचेज भी आएंगे, तो एनवायरमेंट तो धीरे धीरे क्रिएट होना है। बिल्कुल। तो अभी पेरेंट्स को भी धीरे इतना समझ आया होगा ना कि तुम्हारे बच्चे 1000 रुपए तो फास्ट फूड पे, कुरकुरे इन पे खा जाते होंगे। ये बकवास चीजें। बिल्कुल। ठीक है, देखो जिस चीज का फायदा नहीं है उसको आप कभी कभार तो यूज कर लो, लेकिन नुकसान के अलावा मुझे बता दो क्या है उसका। नुकसान तो सारे ही हैं, फायदा तो कोई एक आध होगा। ठीक है, फायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सही बात। तो उस चीजों में आप जब इतना बेकार कर सकते हो तो क्यों ना अपने बच्चों के हेल्थ पे लगाओ। कल को हॉस्पिटलों में जाने से अच्छा अभी इनके ऊपर लगा लो ना, अच्छी जगह पे।
तो 500 रुपये तो ज़्यादा नहीं मांगता ना मैं किसी से, और मांगता भी नहीं हूँ, सिर्फ मैंने बताया कि इतनी फीस है, जिससे दी जाए वो दे दो। अभी मेरे हिसाब से मेरे पास 30-40 बच्चे होंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उनमें से 25 से 30 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिनके फादर नहीं है, उनको मैंने साफ बोला, वो कहते हैं सर कितनी फीस दें। मैं बोला बेटा तेरे पास अगर 50 रुपये भी तू दे सकता हो, 50 दे, बाकी के तो अपने डाइट पे लगा, मुझे तेरी फीस से कुछ मिल तो नहीं जाएगा, लेकिन तेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तेरे को उस चीज़ की अहमियत का पता लगेगा। और अगर तू 100 रुपये भी दे सकता तो 100 दे दे, अगर तू ये कहेगा सर मेरे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तू ट्रेनिंग कर, ट्रेनिंग पे फोकस कर, जो तेरी डाइट पे लगा सकता है वो लगा ले। तो हमारा तो यही अभी है कि बच्चों को किसी तरीके से एक अच्छी राह दिखाई जाए, उनको सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ये हम कर रहे हैं। आप बिल्कुल राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के पास रहने वाले हो, राइट? तो कल्चर भी मिक्सअप है, एंड मैं वहाँ पे थोड़ा घूमी हूँ तो मैंने थोड़ा देखा है, वहाँ पे आज भी लड़कियों को 18 साल की जैसे हुई फटाफट से शादी कर देते हैं। कोई उनके सपने जो भी वटाफट जो भी है, उनके ड्रीम्स है, उनको उनके अंदर ही दफन कर दिया जाता है और उनकी शादी फटाफट से की जाती है। बट आपका मुझे अभी इंसिडेंट याद है कि आपने एक मुहिम चलाई है स्पेशल लड़कियों के लिए भी, कि और उनके माँ बाप से आप फाइट कर रहे हो कि आप सिर्फ लड़की की शादी मत करवाओ, उसे और भी सक्षम बनाओ, यानी वो अपने बलबूते पे खड़ी हो सके, कमा सके, अपने बारे में सोच सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ये जर्नी कैसी चल रही है आपकी? ये अलग ही मुहिम है शायद, आपने जो एक और छेड़ के रखी है अपने साथ। एक चीज से नहीं लड़ रहे ना। अब ग्राउंड में काम करना होता है तो खुद करते हैं, खुद कस्सी चलाता हूँ, रोलर चलाते हैं तो खुद चलाता हूँ, लाइटें लगानी है खुद। जो मेरे कुछ मतलब ऐसे लोग हैं जिन जो थोड़ा पेइंग कैपेसिटी है, जिनके पास थोड़ा सा है अच्छा, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, उनसे जाके मांगता हूँ कि अंकल मेरे को लाइटें लगानी है, और इधर उधर से सहयोग नहीं मिल रहा। कुछ राजनीतिक जो लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा मेरी बोलचाल है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाँव में लाइट लगवानी है ग्राउंड में, क्योंकि सुबह से अंधेरे में ट्रेनिंग कराते हैं। दिक्कत ये आते हैं कि पेरेंट्स अपनी लड़की, जिनके जो लड़की आती है उनके पेरेंट्स भेजने से डरते हैं। सुबह 4 बजे कैसे भेजे, हालांकि मैं आते टाइम उनको लगभग घर तक छोड़ भी आता हूँ, या आते टाइम तक थोड़ा सा उजाला भी हो जाता है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो है ना, घर वाले सोचते तो हैं, बहुत मुश्किल है। अब जो 100 बच्चे आ रहे थे उनमें से 20 आ रहे थे, उसके पीछे कुछ कारण तो होगा, तो सिक्योरिटी उनमें से एक बहुत बड़ा कारण है। और लड़कियों के मामले में हमारा क्षेत्र अभी भी है कि जैसे ही लड़की बड़ी होती है, पता नहीं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के मामले में एक शादी वाला एक जो है ना कि जल्दी से शादी कर देते हैं। खासकर अगर कोई बच्चा नौकरी लग गया ना 20-21 साल का या 18 साल का, वो तो नहीं सर, वो तो नहीं रहेगा, वो तो जल्दी जाएगा, वो तो अच्छा, वो तो गया, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत आती है इस चीज में, थोप दिया जाता है एक तरीके से। मैं भी लड़ रहा हूँ इस चीज से। अभी कोई किस्सा सुनाइए जिसके साथ आपने अभी किया हो ऐसा कुछ। मैं तो बस जिद पे हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ, ऐसे तो मानेंगे नहीं घर वाले, या मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, कहते हैं कि कोई है तो बता दे, मैं बोला होगा तो मिल जाएगा। ओके, आपके लिए? हाँ ओके, मैं लड़की के लिए पूछ रही हूँ, कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़की को आपने बचाया इन चीज़ों से? अभी तो मैं उनको, देखो एक्चुअली में ये है कि उनको मैं उनके घर वालों को ये समझाता हूँ कि आपके बच्चों में टैलेंट है, आप इनको पढ़ाओ, खिलाओ, आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ये चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी जब बच्चा खुद कैपेबल हो जाएगा। अभी क्या है कि आपको इनके लिए ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें, बाद में इनके पास खुद आएंगी चीज़ें चल के। तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, आप अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट तो बनाओ, उनको इतना एम्पावर कर दो आप कि किसी चीज़ों के लिए आपको ना भागना पड़े। आपके बच्चों में इतना टैलेंट हो, इतनी काबिलियत हो कि लोग आपके पास आए, तो आप इस चीज़ से बढ़ो ना, थोड़ा उठो आगे। तो गांव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता हूँ इस चीज़ के मामले में, और उनको यही समझाता हूँ कि अभी तो खैर मेरे पास बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, कुछ जो थोड़े से बड़े भी हो रहे हैं, उनके दिमाग में भी यही थॉट्स मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ उनको मैं, कि पहला काम है आपको अपने आप को एम्पावर करना, दूसरा काम उसके बाद आता है। तो एम्पावर करने के लिए आप अच्छा पढ़ सकते हो, अच्छा खेल सकते हो, अच्छी जॉब ले सकते हो, आप ऑफिसर्स बन सकते हो। आप क्यों काहे कांस्टेबल के पीछे भागते हो? जब आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपके पास मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी है, तो बड़ा सोचो ना, सोचोगे बड़ा तभी तो कुछ मिलेगा। सोचोगे तो आप नॉर्मल एक छोटी जॉब के लिए, कलर के लिए, इनके लिए, तो फिर आप अपने आप को खुद ही डिग्रेड कर रहे हो। तो खुद के साथ इनजस्टिस मत करो, पहले अपने आप को मौका दो, उसके बाद देखेंगे लाइफ में क्या होना है। फिर तो जहाँ डेस्टिनी लेके जाएगी आप चले ही जाओगे। एक जिद तो करके देखो एक बार, बिना जिद के जी तो सब लेते हैं, जिंदगी तो सब काट रहे हैं, जी कुछ लोग पाते हैं जो अपनी जिद पे जीते हैं। जानवर भी पेट तो भर ही लेते हैं, सुबह उठते हैं शाम तक पेट तो उनका भर ही जाता है, तो पेट भरना कोई जिंदगी नहीं है। ओके, सो अभी हरियाणा में जैसे आप कुरुक्षेत्र की आपने बात की है, राइट, कुछ टाइम पहले
कुछ न्यूज़ पे भी आया था और बड़े बड़े आर्टिकल्स भी कई बार लिखे होते हैं अखबार में भी, और एक बार जिक्र भी हुआ था कि वहाँ पे एथलीट बहुत बहुत है, लेकिन उनके जो कोच है या फिर खुद एथलीट है वो अच्छी परफॉर्म के लिए इंजेक्ट करते हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ें दवाइयाँ अपने ले लेते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो वो आप मुझे बताएं किस तरह से वो चीज़ें, मतलब ऑब्वियसली वो गलत है, लेकिन आपने देखी भी है। जिस चीज को डोप ही बोल के बैन किया गया है, बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात तो गलत है, पर लोगों को शॉर्टकट चाहिए ना। सबको चाहिए कि मैं शुरू करूँ और 1 साल में मुझे रिजल्ट मिल जाए, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, किसी भी तरीके का, सबको शॉर्टकट का। ऊपर से इसमें खिलाड़ियों का अकेले का दोष नहीं है, इसमें कोचिज और जो उनके मेंटोर्स है ना, उनका भी उतना ही रोल है कि वो लोग उनको सजेस्ट करते हैं, रास्ता बताते हैं, तभी तो उनको पता लगता है ना। जो सीनियर खिलाड़ी बन गया, उसने किसी कहने पे वो चीज़ अपनी बॉडी में डाली होगी, तो वही चीज़ आगे वो सर्कुलेट होती है, तो उनका भी इसमें उतना ही रोल है। अभी मैंने बहुत सारे स्टेडियमों में देखा है, चाहे वो हरियाणा हो या कोई और स्टेट हो, या हरियाणा का कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। इसमें लगातार खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, उन पर बैन लग जाता है। और जब हम किसी स्टेडियम के वॉशरूम में मैं जाता हूँ ना, मैं बॉयज़ वॉशरूम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वॉश बेसिन के अंदर आप हाथ नहीं धो सकते हो, वहाँ पे सिर्फ सिरिंज मिलती है आपको भरी हुई। आप भूल जाओ कि वहाँ पे आप जाके टॉयलेट करके आ सकते हो, सिर्फ आपको बदबू मिलेगी वहाँ पे ज़्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंप्लीटली होगा, ठीक है, कोई वेल मेंटेन्ड है तो वहाँ पे अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे नॉर्मल चीज़ें रन कर रही है, आपको सफाई के अलावा सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंजेक्शन और बाकी सारी चीज़ें ना भरी मिलेंगी आपको। तो अगर वहाँ पे इतनी सिरिंज कहाँ से आ रही है? एक नॉर्मल आदमी तो लगा नहीं रहा। वहाँ पे कोच प्रैक्टिस करा रहे हैं, खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजेक्शन वहाँ पे क्यों आ रहे हैं? ये बात, ये सच है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको मेहनत चाहिए ना, तो मेहनत टाइम से शुरू करो। आपको जब लंबी मेहनत करोगे तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी देश हमसे ज़्यादा इसलिए अच्छे हैं, आगे हैं, वो बहुत पहले उस चीज़ की तैयारी शुरू कर चुके होते हैं और वो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। उसको देखो, बहुत बार पकड़ा जाता है खिलाड़ी, नहीं पकड़ा जाता, बट मेरा ये मानना है कि पहले आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो और उसको पहले शुरू करो। आप लेट होने के बाद शॉर्टकट के लिए मत भागो, क्योंकि वो आपको एक बार रिजल्ट दे देगा, लेकिन आपकी हेल्थ तो खराब करेगा ना वो। और कब आपको क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कितना ही आप प्रिकॉशंस ले लो, लेकिन वो असर तो रहेगा उस चीज़ का आपका हमेशा। और जिस दिन पकड़े गए, आपका गेम खत्म, आपका बैन लग जाएगा 4 साल का, 5 साल का। ठीक है, फिर आप ये दिलासा दे लोगे, ठीक है मेरे को जॉब तो मिल गई, और क्या फ़ायदा उस चीज़ का? आप क्या दे रहे हो सोसाइटी को? आने वाली जनरेशन से तो खराब हो रही है, बिल्कुल। उसके पीछे, नशे के पीछे भाग रहे हैं। मेन टारगेट है हमें हेल्थ को डेवलप करना स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के साथ साथ उसमें ही हम लोग ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर काहे की हेल्थ, काहे का स्पोर्ट्स फिर? ये बात तो मैं तो खिलाड़ियों के साथ बोलता हूँ, मेडल एक साल लेट आ जाएगा, 2 साल लेट आ जाएगा, लेकिन अगर अपने आप को आपने टाइम दिया है, मेहनत करी है, आपने अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो किया है, क्योंकि पहले आप अच्छा न्यूट्रिशन तो फॉलो करके देखो, बिल्कुल। खुद की कोशिश तो कर लो पहले। आप सीधा शॉर्टकट को यूज़ करने की बात कर रहे हो, तो कोचेज को भी चाहिए ये चीज़ कि खिलाड़ियों के अंदर उस तरीके की एक मेंटल टफनेस क्रिएट की जाए कि खुद की जिद भी हो और उनको सही नॉलेज भी दी जाए साथ साथ में, ना कि उनको स्टार्टिंग में ही अगर तेरे को ये चीज़ करनी तो ये तेरे को लेनी पड़ेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? पहले उनको आप करो, तैयार तो करो, एक बार टाइम से तैयार करो, तब ये चीज़ हो पाएगी। बिल्कुल। और जो एजेंसीज हैं उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बच्चा जा रहा है, वो नेचुरल जा रहा है, एक जा रहा है डोप करके आ रहा है, और वहाँ पे कोई पकड़ नहीं है, तो स्टेट नेशनल तक ये चीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा अभी भी। तो वो बच्चा जो नेचुरल जा रहा है वो स्टेट में पीछे रह गया, लेकिन जो बच्चा स्टेट में आगे निकल गया, आगे जाके भले ही डोप ना करे, लेकिन वो जो नेचुरल था वो तो रह गया ना पीछे रह गया। तो एजेंसीज को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसके पीछे कि आप हर जगह इस चीज़ का वो करो, ताकि शुरुआत से बच्चों को फेयर कंपटीशन मिले। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गई ये बात कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है ज़्यादा। हम हमारे खिलाड़ियों को तो साफ सुथरा रख लेंगे, लेकिन वो स्टेट से आगे नहीं जा पाएगा। स्टेट में जब जा रहा है पार्टिसिपेट करने, वहाँ कोई टेस्टिंग है नहीं, कोई चेकिंग है नहीं, हमारा बच्चा तो रह चुका पीछे। बिल्कुल। तो कंपटीशन भी फेयर होना जरूरी है, तो एजेंसीज को और वहाँ पे आगे आना चाहिए, बिल्कुल 0 लेवल से इन चीज़ों को स्ट्रिक्ट किया जाए। और अभी कोचेज के ऊपर है इस चीज़ की, मतलब शिकंजा है थोड़ा सा, पर उसको और करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है, और ज़रूरी है, ताकि शुरुआत से फेयर कंपटीशन मिले। एज वाला जो है एक सीन की बच्चे कम एज करवा लेते हैं, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट होना चाहिए स्टार्टिंग से। एक अच्छा, एज पे कम करवा लेते हैं? अरे बहुत ज़्यादा है। अब मतलब सर्टिफिकेट्स पे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रही है, आधार कार्ड में चेंज हो जाती है हो जाती है, और कहते हैं लोग लीगल है।
स्टेट खेल रहे हैं बच्चे आराम से। अब हमारा बच्चा 14-15 साल का वहां जाके खेलता है, उसको लगता है कि मैं तो किसी 18-19 साल के सीनियर के साथ खेल रहा हूँ। इतना चेंज तो नहीं हो सकता ना कि एक 13 साल का बच्चा आपके साथ खेल रहा है, वो ऐसा लगता कि मैं खुद कोच हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं, उनके साथ रहा हूँ। मैं ये कहने पे मतलब कहना पड़ता है मुझे बच्चों को, नहीं भाई सच में वास्तव में बहुत बड़ा था ये तुमसे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए ना बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है सिस्टम के ऊपर। उस सिस्टम को करेक्ट किया जाए ताकि और बच्चों के अंदर हौसला आए, टूटे ना उनका। क्योंकि इससे जो जेन्युइनली बच्चा जो मेहनत कर रहा है ना, उसका तो हौसला टूट जाएगा। वही सेम जो आपका ड्रग्स और स्टीरॉइड्स वाला केस है, डोप वाला बंदा आगे निकल गया एक बार स्टेट में, ओरिजिनल तो रह गया ना, भले ही वो आगे जाके ना जाए आगे, खिलाड़ी कम हुआ देश का, एक अच्छा टैलेंट था, वो टैलेंट किल हुआ आखिर एक। ऐसे इसका मामला है, जो बच्चा अंडर 14 में खेल रहा है उसके साथ कोई 19 का बच्चा खेल रहा है, सच में 4-4 साल छोटे करा देते हैं, एक आध साल की तो देखी जाए। तो वो बच्चा तो फिर डिमोटिवेट हो जाएगा 2 साल बाद। उसको तो यही रहेगा यार, मैं जाऊंगा वहां पे यार 18-18 साल के आएंगे, मैं कैसे खेलूंगा 14 साल का उनके साथ। तो ये इसके ऊपर सिस्टम को काम करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली करना चाहिए, ये जरूरत है बहुत ज्यादा। अभी मेरे बच्चे जाते हैं, मैं देखता हूँ, तो मैं तो उनको यही कहता हूँ, बेटा 1 साल 2 साल बस कोई बात नहीं, तुम अपने आप को इतना तपा दो ना कि आने दो कोई कहीं से आ जाए। जब हमारा सपना इतना बड़ा टारगेट रख रहे हैं, तो ये बड़े भी आ जाएंगे तो कोई बड़ा नहीं हमसे। हमारा सपना, हमारी मेहनत बड़ी है और उसके आगे कोई कुछ नहीं है। आने दो जितना आने, बस अभी तुमने स्टार्ट किया, 2-3 साल और बस लगे रहो तुम। अंत में मुझे सिर्फ एक ही कहावत याद आती है, और वो याद है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज इन्होंने साबित कर दिया है कि सच में आप बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो हम सब के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी स्टोरी मैंने सिर्फ ना आज तक मूवी में देखी है या सुनी सुनाई है, आज मैं लाइव देख रही हूँ आपको कि किस तरह से आपने एक ज़िंदगी का एक पहलू था जब आप अपनी सांसों के ऊपर टिके हुए थे कि ये आपकी अंतिम सांस होगी, लेकिन आपने किस तरह से उसको मोड़ दिया है। एंड आज आप क्या कर रहे हैं, सीरियसली मैं आपको सल्यूट करती हूँ एंड ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करो अपनी जर्नी में। एंड अगेन आप सबसे अगेन प्रॉमिस करती हूँ इसी तरह की नई स्टोरियाँ मैं लेके आती रहूँगी, क्योंकि मेरा वादा है कि मैं उन लोगों को स्क्रीन पे लेके आऊँगी जो लोग रियल हीरो हैं। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। उम्मीद है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, आपको जरूर यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। एंड हमें कमेंट करके बताइए कि आप किसको सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।